नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जो चौथा सब्जेक्ट है जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया। तो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही उनके सॉल्यूशन और एग्जाम में लिखने का जो पैटर्न है वो किस प्रकार रहेगा, सारी चीज़ हम बात करेंगे आने वाले कंप्लीट वीडियो में। तो आपको देखते रहना लास्ट तक। और यहाँ पे देखिए, हमने इसके पहले फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिए हैं, पीसी पैकेज के बारे में, इसके अलावा एमएस एक्सेस। तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। अब बात आती है कि किसी का सब्जेक्ट एक्सेस के अलावा एसक्यूएल भी हो सकता है, तो अभी तो हमने एक्सेस के बारे में बात कर ली है। इसके बाद चौथे नंबर पे भी आपको देखने को मिल जाता है फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया मिलेगा किसी को, या तो आपको VB.NET देखने को मिलेगा। तो किसी स्टूडेंट का फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया रहता है तो वो इस वीडियो को देख लें, और अगर किसी का VB.NET रहता है तो वो आने वाला नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम जो है एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ। जैसे आप चलोगे यूट्यूब में, तो यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेबसाइट की। तो वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी सरकार studyways.com। यहाँ पे जाना है कोर्स नोट्स में, पीजीडीसीए के अंतर्गत जाओगे तो आप देखिए यहाँ पे आपको कंप्लीट रूप से जो सिलेबस है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एंड आईटी, पीसी पैकेज, डेटाबेस यूजिंग एमएस एक्सेस, फंडामेंटल ऑफ मल्टीमीडिया और VB.NET। ये सारी चीज़ आपको मिलेगी। इनकी कंप्लीट पीडीएफ आप देखोगे तो इसी के ऊपर मैंने यहाँ पे दे दिया हूँ आपको, इस पर क्लिक करके आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आपका सेकंड सेमेस्टर है तो आप इस सेकंड सेम को क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। इसी के नीचे कंप्लीट वीडियो आप देख लीजिए। देखिए सारे विषयों के सब कंप्लीट वीडियो मिलेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मल्टीमीडिया की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है वन शॉट, यानी कि एक ही वीडियो में आप कंप्लीट कर सकते हैं डिटेल में। और यहाँ पे मैं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँगा। तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देख लेना है और कंप्लीट पीडीएफ जरूर पढ़ लेना है। तो उसके बाद ही आपका जो कोर्स है, यानी कि जो मल्टीमीडिया का, वो कंप्लीट हो जाएगा। इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलते रहती है। तो चलिए बात करते हैं फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया की। तो इसके अंतर्गत हमको टोटल मिलेगी 5 यूनिट, और 5 यूनिट में पहली यूनिट देखने को मिलेगी बेसिक ऑफ मल्टीमीडिया, दूसरा मिलेगा इसी के अंतर्गत टेक्स्ट, और तीसरा सेकंड यूनिट में मिलेगी साउंड। ठीक है, तो ये जो 3 चीज़ें, यानी कि 2 यूनिट जो शुरू की है वो डीसीए सेकंड सेमेस्टर में भी देखने को मिल जाती है। तो अगर डीसीए सेकंड सेमेस्टर है तो उसमें जो स्टूडेंट है वो भी देख सकता है, क्योंकि उसके में 2 यूनिट है। उसके बाद आईटी टेंट की 3 यूनिट देखने को मिल जाती है। तो फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया तो पीजीडीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, हालांकि इसकी 2 यूनिट डीसीए सेकंड सेमेस्टर में भी है। तो यहाँ टोटल 5 यूनिट है, जिसके अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल जाता है। पहला तो मिल जाता है आपको फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया के अंतर्गत बेसिक्स ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरी यूनिट में मिल जाता है आपको साउंड। ठीक है, पहली यूनिट में मल्टीमीडिया और टेक्स्ट दोनों मिल जाता है। तीसरी यूनिट में आप देखोगे तो आपको मिल जाती है ग्राफिक्स। चौथी यूनिट में आपको वीडियो और एनिमेशन मिल जाता है। पांचवी यूनिट में आपको मिल जाता है फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया का भविष्य क्या है। तो ये सारी चीज़ हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत देखो तो इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। तो इसमें आप देखोगे तो मल्टीमीडिया क्या है, इसकी परिभाषा और इसकी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मल्टीमीडिया क्या है। मल्टीमीडिया का मतलब आप देखिए, मीडिया का मतलब क्या हो जाता है। मीडिया का मतलब माध्यम, प्रसार का माध्यम है, प्रदर्शित करने का माध्यम। तो प्रदर्शित करने का माध्यम बहुत सारी चीज़ हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखें तो आप किसी को लिखकर बता सकते हैं, किसी को आप पिक्चर दिखाकर बता सकते हैं, किसी को वीडियो दिखाकर बता सकते हैं, किसी को एनिमेशन दिखाकर बता सकते हैं, किसी को आप साउंड सुनाकर बता सकते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक से अधिक माध्यम है। एक से अधिक माध्यम के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, चीज़ों को या सूचनाओं को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि एक से अधिक माध्यम के द्वारा क्या कर रहे हैं, हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह प्रस्तुत कर रहे हैं या प्रसारित कर रहे हैं। तो इसी के कारण इसी को हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया, यानी कि एक से अधिक मीडिया यहाँ मिल जाती है तो इसे बोल देते हैं मल्टीमीडिया। जैसे कि टेक्स्ट है, ठीक है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, कुछ इंटरेक्टिव एलिमेंट हो जाते हैं, इन सब के कलेक्शन को हम बोल देते हैं मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो इन्फॉर्मेशन हो जाती है, मैसेज हो जाती है, उसको विभिन्न रूपों में अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करना, ताकि वो अधिक प्रभावी, आकर्षक और समझने में सरल लगे। जैसे किसी को टेक्स्ट में समझ में नहीं आता तो उसको हम ग्राफिक्स के तौर पर बता सकते हैं, किसी को ग्राफिक्स में समझ में नहीं आता तो हम वीडियो बनाकर बता सकते हैं, और वीडियो में समझ में नहीं आता तो एनिमेशन बनाकर समझा सकते हैं। और किसी को अगर मतलब एक प्रकार से
दिखाई नहीं देता है तो उसको साउंड के माध्यम से सुना सकते हैं। तो ये सब एलिमेंट काम करते हैं सूचनाओं को प्रसारित करने का, तो इसलिए हम बोल देते हैं इन्हें मल्टीमीडिया। तो मल्टीमीडिया की परिभाषा अगर देखें तो मल्टीमीडिया एक प्रकार से मिक्स मीडिया है। मिक्स मीडिया का मतलब हो जाता है एक से अधिक माध्यम जिसमें कम से कम दो या दो से अधिक प्रकार होते हैं, जैसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन। इनमें से मिनिमम दो प्रकार होना चाहिए, दो से ज़्यादा भी चल सकते हैं। इसका उद्देश्य सूचनाओं को एक साथ विभिन्न रूपों में प्रस्तुत करके जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, ठीक है, उन पर अधिक प्रभाव डालना होता है। तो इसकी अवधारणा क्या है? तो यहाँ देखिए आपको मल्टीमीडिया के अंतर्गत मुख्य रूप से जो टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी सृजनात्मकता तत्वों जो एलिमेंट होते हैं उनका कंप्लीट रूप से मिश्रण देखने को मिल जाता है, मिक्स होकर देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो दर्शक होते हैं, जो देखने वाले होते हैं, उसको एक कंप्लीट अनुभव या एक्सपीरियंस प्रदान करना। उदाहरण के लिए एक वीडियो में ना केवल वीडियो होते हैं बल्कि वीडियो के साथ साथ साउंड भी होते हैं, साउंड के साथ साथ टेक्स्ट है, स्माइली, टैगलाइन और कुछ पिक्चर्स वगैरह भी देखने को मिल जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, जैसे हम यहाँ चले pixels.com, यहाँ पे आपको वीडियो और फ़ोटोज़ फ्री में आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप फ़ोटोज़ में चलते हैं तो फ़ोटोज़ में चलेंगे और फ़ोटोज़ में जाके हम जो है फ़ोटो को सर्च करते हैं। जैसे हम मान लो कंप्यूटर सर्च करते हैं, यहाँ पे हमने कंप्यूटर सर्च करे। अब किसी को कंप्यूटर पढ़कर दिखाएंगे तो वो ज़्यादा नहीं समझ पाएगा, परंतु उसे हम जो है सीधे इस प्रकार से कंप्यूटर की कोई इमेज दिखा देते हैं। उदाहरण के लिए कोई भी इमेज हम इस प्रकार ले लेते हैं, जैसे ये देखिए, ये इमेज हम दिखा देते हैं तो वो टेक्स्ट के बदले में ग्राफिक्स में ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। इसके अलावा अब वो जो ग्राफिक्स है उसमें नहीं समझ पा रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वीडियो लिखो और वीडियो को हम एंटर करते हैं कंप्यूटर सर्च करके। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर, जैसे उदाहरण के लिए कंप्यूटर हमने लिखे, देखिए चलाते हुए, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये बंदा चलाते हुए दिख रहा है। यहाँ पे देखिए कंप्यूटर जो है आपका देखिए इस प्रकार से चलते हुए दिख रहा है। तो ये क्या है, ये वीडियो है, यानी कि पिक्चर आपकी स्थिर हो जाती है और वीडियो आपका डायनेमिक हो जाता है, चलते हुए दिखता है, ठीक है। तो चलते हुए जो दिख रहा है वो कहलाता है वीडियो। इसी में आपका एनिमेशन भी आ जाता है। तो एनिमेशन, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करें तो एनिमेशन तो एक प्रकार से डायनेमिक एलिमेंट है जो कि कंटिन्यू चलते रहता है। जैसे ये देखिए यही वाला जो पिक्चर है वो बार बार रिपीट हो रहा है वहीं पर वीडियो जो है कंटिन्यू आगे बढ़ते जाता है। तो दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है। इसके अलावा एनिमेशन हमने देख लिए, उसके बाद हमने जो है पिक्चर भी देख ली, वीडियो भी देख लिए, ठीक है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे साउंड। तो साउंड के लिए आपको जाना पड़ता है ऑडियो लाइब्रेरी, कहाँ पे, यूट्यूब के अंतर्गत। तो ये आपका नो कॉपीराइट, यानी कि आप किसी भी प्रकार का साउंड निकाल कर अपनी वीडियोज़ में या जहाँ चाहे वहाँ शॉर्ट्स, रील में यूज़ कर सकते हैं, किसी प्रकार का कॉपीराइट नहीं आएगा। तो यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी के अंतर्गत जाओगे और प्लेलिस्ट में जाओगे, तो प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको अलग अलग कैटेगरी की यहाँ पे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप सीधे जो है होम में चलो और होम में चलने के बाद आप देखोगे, तो होम में चलने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑडियो लाइब्रेरी, आप ऐसे ही क्लिक करो नो कॉपीराइट वाली और इसको आप प्ले करके देख सकते हैं। ये देखिए आप ध्यान से, जैसे उदाहरण के लिए किसी को दिखाई नहीं देता तो उसको सुनाकर। और एक और चीज़, जब आप वीडियो बनाते हो तो उसमें फील कब आएगा, जब उसमें साउंड सुनाई देगा। साउंड के साथ साथ कुछ इफेक्ट वाला साउंड है या फिर कुछ बैकग्राउंड साउंड है, साथ में जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी तो साथ में बोलने वाला भी साउंड है, जैसे बैकग्राउंड साउंड भी चलते रहता है तो ज़्यादा फील आता है। तो ऐसा हम समझ सकते हैं कि साउंड होना चाहिए। अब देखिए साउंड है तो बीच में आपका टेक्स्ट भी लिखा है, तो टेक्स्ट भी ज़रूरी है किसी चीज़ को समझाना उसके लिए। तो आपको पाँचों एलिमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जो कि मल्टीमीडिया में सहायक होते हैं। यानी किसी प्रकार का प्रोजेक्ट बनाना है, वीडियो बनाना है, ग्राफिक्स बनाना है, तो आपको इनमें से मिनिमम दो या दो से अधिक एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है। जैसे टेक्स्ट कुछ लिखना है, इसके बगैर तो कुछ काम ही नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको ले चलूँ कहाँ पे, वेबसाइट में। यहाँ देखिए अगर मान लो मैं सीधे सीधे यहाँ आइकॉन डाल देता तो समझ में नहीं आता, तो आइकॉन पिक्चर हो गई यानी ग्राफिक्स, पर यहाँ पे मैंने होम भी लिख दिया, ऑनलाइन कोर्सेज है, कंप्यूटर ज्ञान के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, इंटरेक्टिविटी, नेविगेशन के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी हो जा रहा है क्या, जो आपका टेक्स्ट है। और टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर वीडियो अपना क्षेत्र अलग हो जाता है, यानी कि टेक्स्ट और ग्राफिक्स एक कैटेगरी में आ जाते हैं स्टैटिक में, और वीडियो जो है एक कैटेगरी, वीडियो, एनिमेशन और साउंड, ये जो है एक कैटेगरी बोले तो डायनेमिक। जैसे यहाँ चलो तो यहाँ पे जैसे आईटी ट्रेंड की बात करते हैं तो आईटी ट्रेंड में हम चले और यहाँ पे जैसे उदाहरण के लिए ई गवर्नेंस में चलते हैं, तो ई गवर्नेंस में चलें और यहाँ ई गवर्नेंस में जाओगे तो यहाँ देखिए आपको पिक्चर भी देखने को मिलेगी और पिक्चर के साथ साथ यहाँ पे देखिए वीडियो भी है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे प्ले कर सकता हूँ, देखिए प्ले करेंगे तो यहाँ पे ये वीडियो प्ले हो जाएगा और उसके साथ साथ नीचे टेक्स्ट भी लिखा है। तो इसका मतलब हम समझ सकते हैं यहाँ पे क्या, जो आपका
टेक्स्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है, वीडियो भी इम्पोर्टेंट है, वीडियो के साथ साथ आपका ग्राफिक्स भी इम्पोर्टेंट है, एनिमेशन और वीडियो में आपका साउंड ज़रूरी होता है तो वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये हो जाता है आपका क्या, मल्टीमीडिया के कुछ एलिमेंट जिनसे मिलकर मल्टीमीडिया जो है बनता है। जैसे और टेक्स्ट है, ऑडियो है, ऑडियो के बाद वीडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, इंटरेक्टिविटी के लिए कुछ एलिमेंट हो जाते हैं जैसे बटन क्लिक करना, तो बटन क्लिक करें उसके ऊपर टेक्स्ट हम लिख देते हैं, ग्लॉसी बटन बनाकर। वीडियो में विकल्पों का चुनाव भी हम करते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग हम यानी मतलब एक प्रकार से एजुकेशन है, एंटरटेनमेंट के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए और विभिन्न क्षेत्रों में इसका उपयोग हम कर सकते हैं। चलिए ये तो बात हो गई मल्टीमीडिया के बेसिक जो हमने समझे यहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा भी बता दी है जो आगे आपको काम आने वाली है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, मल्टीमीडिया के इंपॉर्टेंस और उसके उपयोग के क्षेत्र एरियाज़ कौन कौन से है वो आपको समझाना है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया का महत्व है और उपयोग क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। यानी कि आज की डेट में इन्फॉर्मेशन को अधिक प्रभावी या अट्रैक्टिव बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए क्या करते हैं, इनमें जो है हम मल्टीमीडिया के सभी एलिमेंट का उपयोग करते हैं। तो मल्टीमीडिया के एलिमेंट आपने देखे 5 है। 5 कौन कौन से? एक तो हो गया मुख्य रूप से टेक्स्ट काम करता है, दूसरा ग्राफिक्स काम करता है, फिर ऑडियो यानी कि साउंड, फिर आपका जो चलते रहता है एक ही जगह वो एनिमेशन कहलाता है, और वीडियो। ठीक है, जैसे मैं आपको एनिमेशन दिखाता हूँ यहाँ पे। देखिए ध्यान से देखिए, देखिए गर्ल जो है एक जगह ही चलते जा रही है, यानी कि 2D है। 2D मतलब क्या हो जाता है, हमको दो ही चीज़ें दिख रही, एक तो हाइट दिख रही है और एक विड्थ दिख रही। तो यहाँ पे 2D एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है। पर यदि हम 3D एनिमेशन की बात करें तो हम यहीं पे लिख देंगे क्या, 3D एनिमेशन। 3D एनिमेशन अगर लिखेंगे तो हमको 3D एनिमेशन यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे 3D एनिमेशन क्या होता है, आपके डेप्थ भी दिखती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए हमारे पास में ये जो बंदा है यहाँ देखिए, अब देखिए जो एनिमेशन चलते जा रहा है पर ये डेप्थ भी दिखा रहा है। यहाँ देखेंगे इस पर क्लिक करके तो देखिए ये जो है हमको एनिमेशन चलता हुआ नज़र आएगा और डेप्थ भी दिख रही है। डेप्थ मतलब एक प्रकार से रियल जो है उसकी फीलिंग लाता है 3D, और 2D एक प्रकार से पिक्चर वाली फीलिंग लाता है। जैसे यहाँ चलेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये भी एक प्रकार से 3D एनिमेशन है। 3D एनिमेशन से मतलब देखिए डेप्थ भी दिख रही, एक तो हाइट दिख रही है और एक विड्थ दिख रही और एक डेप्थ दिख रही। तो यहाँ देखिए लोड होने में काफ़ी समय लग रहा है ये। जैसे ये देखिए स्केलेटन जो है आपका ह्यूमन बॉडी, मतलब रोबोट हम समझ सकते हैं। तो रोबोट में भी आप देखोगे तो देखिए डेप्थ दिख रही है, यानी कि को सीधा, यानी कि हाइट दिख रही, विड्थ भी दिख रही और देखिए गहराई भी दिख रही। तो ये क्या है, 3D एनिमेशन है। 3D साउंड भी होता है जो स्पेचुअल मतलब एक प्रकार से फीलिंग लाता है सराउंडिंग वाली। 3D वीडियो भी होता है, ठीक है, जिसमें रियल ऐसे चलते हुए नज़र आते हैं। तो ये कहलाता है आपका क्या, एनिमेशन। एनिमेशन के बाद हम देखते हैं यहाँ पे वीडियो। तो वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया हूँ। चलिए एक बार और देख लेते हैं वीडियो। यहाँ पे देखिए आपको वीडियो में दिखाता हूँ, जैसे इसमें चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे चलते हैं वीडियो, और वीडियो में हम चलते हैं यहाँ पे नॉर्मली हम कंप्यूटर कम कंप्यूटर टाइपिंग करके हम जो है क्या लिख लेते, एक जो है वीडियो निकाल लेते। ठीक है, जिसमें टाइप करते हुए जो है रियल में दिखाया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप जो है देख सकते हैं, ये जो है वीडियो, देखिए यहाँ पे टाइपिंग दिखाई जा रही डायरेक्ट, यानी कि पिक्चर नहीं है। पिक्चर होती तो स्थिर होती, पर ये क्या है, रियल यहाँ पे टाइपिंग दिखाई जा रही। तो क्या है, ये एक प्रकार का वीडियो है। चलिए वीडियो की भी बात कर लिए, अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पे किसकी, साउंड की। तो साउंड की बात करते हैं, हम चलते हैं वेबसाइट में ही, और यहाँ पे देखिए हमारे पास में एक वेबसाइट है जिसका नाम है mixkit.co। यहाँ पे आपको फ्री साउंड देखने को मिल जाते हैं। ऑडियो लाइब्रेरी बताया मैंने, यहाँ पे भी साउंड मिल जाते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे तो देखिए ये साउंड, आपके बैकग्राउंड साउंड या फिर इफेक्ट वाले साउंड, आप अलग अलग प्रकार के साउंड यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए बहुत सारे साउंड यहाँ देखने को मिल जाते हैं। तो बैकग्राउंड मैंने लिखा। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको बूस्ट साउंड या क्लिक साउंड चाहिए। क्लिक साउंड चाहिए तो क्लिक आपने सर्च किए। वीडियो एडिटिंग का कोर्स में लेकर आऊँगा आगे चल के, तो आपको सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा शुरू से लेकर एंड तक। तो आप आगे जो है आने वाले वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर देना ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ देखिए क्लिक साउंड, ये देखिए ये माउस क्लिक हम कर लेते हैं यहाँ पे माउस क्लिक। ये देखिए माउस क्लिक हमने करे, और माउस क्लिक करने के बाद हम जो है जैसे क्लिक मतलब एंटर करें तो माउस क्लिक यहाँ देखने को मिलेगी। ये देखिए मतलब वाटर मार्क भी आ रहा है। ये देखिए अब ये हम जो है क्रॉप कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहलाता है आपका साउंड। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे जो टेक्स्ट है,
टेक्स्ट आपका क्या हो गया, स्थिर है, मतलब जो लिखा है वो स्थिर हो गया। उसके बाद ग्राफिक्स, ग्राफिक्स जो हमने अभी यहाँ लगाया है वो स्थिर है, यानी कि बदल नहीं रही है। परंतु वीडियो आपका चलित है, यानी कि कंटिन्यू बदल रहा है। एनिमेशन आपका कंटिन्यू बदल रहा है। ऑडियो आपका कंटिन्यू बदल रहा है। तो इसका मतलब ये जो कहलाएंगे आपके डायनेमिक कहलाएंगे। डायनेमिक मतलब जो बदलते रहते हैं, और जो स्थिर रहते हैं उन्हें बोल देते हैं स्टैटिक एलिमेंट। ठीक है, तो ये आप समझ सकते हैं। यहाँ पे मल्टीमीडिया के एलिमेंट अलग अलग कैटेगरी में देखने को मिले। इनका उपयोग शिक्षा में देखें तो ऑनलाइन लर्निंग के लिए। अभी आप देखिए, अभी आप जो वीडियो पढ़ रहे हैं, मतलब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो कैसे पढ़ा रहा हूँ, ऑनलाइन। तो ऑनलाइन में आप जो है वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, वीडियो के साथ साथ आप जो है ऑडियो सुन पा रहे हैं। कभी कभी मैं एनिमेशन दिखा देता हूँ, इंटरेक्टिव एलिमेंट दिखा देता हूँ, कुछ सॉफ्टवेयर दिखा देता हूँ। तो ये सारी चीज़ क्या है, ऑनलाइन लर्निंग में इसका उपयोग हो रहा है। किसका, मल्टीमीडिया का। वर्चुअल क्लासरूम की बात करें तो मैं यहाँ से मान लीजिए रियल पढ़ा रहा हूँ, और आपके क्लासरूम में एलईडी लगाकर या प्रोजेक्टर लगाकर विभिन्न स्टूडेंट को वहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है, वर्चुअल रूप से क्लासरूम यहाँ पे बना दिया गया है, यानी कि पढ़ाने वाला रियल जगह पे ना होकर कहीं और है, तो उसे हम बोल देते हैं वर्चुअल क्लासरूम। तो ये कहलाता है एजुकेशन में मल्टीमीडिया का उपयोग। इसके अलावा मनोरंजन में, यानी कि एंटरटेनमेंट में देखें तो फिल्म देखने, टेलीविज़न के लिए मल्टीमीडिया का उपयोग होता है। वीडियो गेम्स के लिए। इन सबको आप एक बार पढ़ लेना। मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाली जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, और इसके कंप्लीट नोट्स आप जो है लिंक से प्राप्त कर लेना। चलिए, विज्ञापन यानी कि एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ पे भी आपको मल्टीमीडिया देखने को मिल जाता है। ब्रांड के प्रमोशन करना है उसके लिए मल्टीमीडिया मिल जाता है। कम्युनिकेशन करना है, कम्युनिकेशन मतलब बातचीत करना है, जैसे कि फेसबुक की बात करें तो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में कर सकते हैं, फ़ोटोज़ या फिर जो भी है, मान लो हमने कोई फ़ोटोज़ डाले तो उसके बारे में नीचे जो है कमेंट बॉक्स में या जो भी चीज़ें वो लिखी जाती है। इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, इन सभी प्लेटफॉर्म में जीआईएफ है और सारी चीज़ वीडियो है और ग्राफिक्स है। इनके माध्यम से अपने विचारों को हम भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। सारी चीज़ें हमको देखने को मिल जाती है। चलिए, मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ आपको। अब इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे, तो इंस्टाग्राम चलाते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इंस्टाग्राम आईडी में दिखा देता हूँ आपको। दो इंस्टाग्राम आईडी है, मेरी पर्सनल है एक, और एक है सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन की। तो दोनों आप फॉलो कर लेना। तो यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी पर्सनल आईडी, यहाँ देखिए आप अरविंद सुलखिया के नाम से, यानी कि देखिए यहाँ पे अरविंद मतलब अंडरस्कोर सुलखिया के नाम से यहाँ पे जो प्रोफाइल है, इसमें आप देख सकते हैं। इसको आप फॉलो कर लीजिए और आप मुझे इसमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। और एक और है जो आपको देखने को मिलेगी, SSW एजुकेशन, यानी सरकार स्टडी वेब्स के नाम से, तो उसको भी आप जो है फॉलो कर सकते हैं। तो आप चलाते होंगे तो इसको ज़रूर फॉलो करें, ताकि आने वाले समय में आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकें। चलिए, इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब एक से अधिक लोग वीडियो कॉल के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से जुड़ सकते हैं, वीडियो के माध्यम से। वो भी क्या कहलाता है, आपका मल्टीमीडिया का उपयोग कम्युनिकेशन में। हेल्थ केयर की बात करें तो मेडिकल इमेजिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी क्षेत्रों में मल्टीमीडिया का उपयोग होने लगा है। किसी चीज़ का प्रेजेंटेशन देना है तो मल्टीमीडिया की ज़रूरत पड़ती है। म्यूज़िक, म्यूज़िक सुनना है, म्यूज़िक वाले गाने डालना है, जैसे आप अभी देखोगे तो आपको मैं इसमें दिखाता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे देखिए, ये आपका ऑडियो चल रहा है, परंतु सामने हमने क्या लिखे हैं, टेक्स्ट भी लिखे हैं, और यहाँ पे आपका ग्राफिक्स भी है। तो यहाँ तीन चीज़ें मिलकर भी म्यूज़िक प्रोडक्शन में काम कर रही है। ऑडियो एडिटिंग, मिक्सिंग में इसका उपयोग हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज की डेट में देखें, रोबोटिक्स, ऑटोमेशन, साइंस, एनिमेशन, इन सभी जगह आपको क्या देखने को मिल जाता है, मल्टीमीडिया का उपयोग देखने को मिल जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं मल्टीमीडिया के डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। अब मल्टीमीडिया तो हमने देख ली क्या क्या होता है, बनाने की चीज़ें भी पता होना चाहिए भाई, कहाँ से आप मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्ट है वो बनाओगे, कैसे उसको एडिट करोगे, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है। तो मल्टीमीडिया जो प्रोजेक्ट है उसको बनाना, उसको मैनेज करना, इसके लिए विभिन्न प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है। उन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आप देखोगे तो वीडियो है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, टेक्स्ट है, एनिमेशन है। इन सभी एलिमेंट को हम जो है अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं और उसको एडिट करके उसको एक साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद हम जो उसे आखिरी में एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सब कहलाते हैं डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। कैसे, जैसे सबसे पहले ऑथरिंग टूल की बात करें तो आगे हम विस्तार से बात करेंगे इसके बारे में जब 5th यूनिट पढ़ेंगे। तो एडोब फ्लैश प्लेयर हम देख सकते हैं, यानी कि फ्लैश प्लेयर में जो फ्लैश चलता है वो एडोब फ्लैश से बनाया जाता है। मैक्रोमीडिया डायरेक्टर से, तो इंटरेक्टिव एलिमेंट बनाना है, एप्लीकेशन बनाना, तो मैक्रोमीडिया डायरेक्टर, एडोब फ्लैश की ज़रूरत पड़ेगी ऑथरिंग टूल के अंतर्गत। ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर में आप देखोगे तो एडोब फोटोशॉप, जिसके थ्रू हम जो है ग्राफिक्स बना सकते हैं, बनी बनाई ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं। कोरल ड्रा में ग्राफिक्स बना सकते हैं, गिम्प में बना सकते हैं। तो सब ये ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। इसके अलावा वीडियो एंड ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें एडोब प्रीमियर,
प्रो की बात करें तो ये इंडस्ट्री लेवल का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और इसी को मैं सिखाने वाला हूँ आगे चल के एडवांस तरीके से। अभी मैंने इसका एक ट्यूटोरियल डाल दिया हूँ, कंप्लीट रूप से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। पर शुरुआत से हम वीडियो एडिटिंग का कॉन्सेप्ट सीखेंगे शुरुआत से, यानी कि उसके साथ साउंड एडिटिंग भी रहेगी और मुख्य रूप से हमारा फोकस रहेगा एडोब प्रीमियर, साथ में फिल्मोरा भी हम सीखेंगे, फाइनल कट प्रो भी सीखेंगे और ये ऑडासिटी है साउंड एडिटिंग के लिए और ऑडिशन है वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। तो ये सब जो है आपके वीडियो और साउंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। एनिमेशन के लिए देखें तो आफ्टर इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि एडोब कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है। उसके अलावा ब्लेंडर है, ऑटोडेस्क है, उसके अलावा एडोब आफ्टर इफेक्ट तो हमने देख लिया। 2D और 3D एनिमेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2D 3D क्या होता है वो अभी हमने देख लिए हैं। फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके थ्रू हम जो है वेब डिज़ाइनिंग करते हैं, जैसे HTML है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है, C++, ये सब चीज़ें उपयोग की जाती है आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। फिर ऑनलाइन मल्टीमीडिया टूल की बात करें तो जैसे कैनवा है, कैनवा का कंप्लीट ट्यूटोरियल भी लेकर आऊँगा मैं। कैनवा आपको दिखा देता हूँ, ये फ्री और पेड दोनों वर्जन में उपलब्ध रहता है। जैसे यहाँ देखोगे तो आपको कैनवा देखने को मिल जाता है। यहाँ देखिए आपको जो कैनवा है उसके अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें, यानी कि ग्राफिक्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में हम जो है उसमें वीडियो से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट बना सकते हैं, बुक कवर बना सकते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ें, सीट है, डॉक है, इसके अलावा वाइट बोर्ड हम उपयोग कर सकते हैं अगर किसी को पढ़ाना है ऑनलाइन, तो प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड सारी चीज़ें, फोटो एडिटर है, वीडियो है, प्रिंटेबल। और इसकी सारी फैसिलिटी कब मिलती है, जब आप इसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं, यानी कि प्रो वर्जन ले लेते हैं। फ्री में आप बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, तो फ्री में क्या क्या चीज़ यूज़ कर सकते हैं अपने काम की वो हम देखेंगे विस्तार से, और उसके बाद हम जो है प्रो वाला वर्जन अलग से देखेंगे। तो ये हो जाता है आपका कैनवा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। परंतु आपको एडोब फोटोशॉप बनना चाहिए, क्योंकि कैनवा में जो काम करते हैं उनकी वैल्यू बहुत कम रहती है, पर हमारी ज़रूरत के लिए हम कैनवा उपयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कैनवा उपयोग ही नहीं करना, उपयोग करना सब चीज़ें बनना चाहिए। जैसे AI टूल का उपयोग करना बनना चाहिए, AI टूल की सहायता से आप अपना काम अच्छे से कर सकते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आगे चल के, जैसे चैट GPT, कोपायलट, या फिर आपका जेमिनी हो गया गूगल का। इसके अलावा बहुत सारे प्लेटफॉर्म और आ गए हैं जिसके थ्रू आप जो है अच्छे काम कर सकते हैं। तो मल्टीमीडिया डिज़ाइन सॉफ्टवेयर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्केच, फिग्मा, एडोब XD देखने को मिल जाएगा। वर्ड प्रोसेसिंग और पब्लिशिंग टूल में आपको वर्ड प्रोसेसिंग एंड पब्लिशिंग टूल जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, एडोब इन डिज़ाइन है, ये सब देखने को मिल जाते हैं। तो ये कहलाते हैं डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो कि सॉफ्टवेयर के रूप में हमने देखे। कुछ हार्डवेयर भी हमको देखने को मिल जाएंगे, वो हम देखेंगे विस्तार से। अब देखिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता है, मल्टीमीडिया क्या है, इसके एलिमेंट को समझाइए विस्तार से। तो मैंने ऑलरेडी बता दी हूँ, टेक्स्ट क्या होता है, इमेज क्या होता है, साउंड, एनिमेशन, वीडियो, इनको आप यहाँ से पढ़ लीजिए और अपने हिसाब से इसको समझा सकते हैं कुछ उदाहरण के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जानकारी दीजिए जब हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट तैयार करते हैं। तो सबसे पहले हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में मुख्य रूप से आपको कंप्यूटर लगेगा। उसके साथ में देखिए कंप्यूटर में बहुत सारी चीज़ हो जाती है, जैसे अच्छा CPU होना चाहिए जब आप मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट तैयार कर रहे हैं, अच्छी रैम होना चाहिए 16 GB के आसपास, CPU आपका i5 के आसपास होना चाहिए, हार्ड डिस्क के बदले में आपकी SSD होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वर्तमान में काफ़ी तेज़ और फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, तो उसके लिए SSD ज़रूरी है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मॉनिटर अच्छा रेजोल्यूशन वाला होना चाहिए, मिनिमम आपका 1080 वाला, यानी कि आपका फुल HD होना चाहिए, 4K भी चलेगा। ऑडियो डिवाइसेस के अंतर्गत माइक्रोफोन होना चाहिए जिसके थ्रू माइक मतलब आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। सुनने के लिए स्पीकर या ईयरफोन चाहिए अच्छा सा, हेडफोन आप देख सकते हैं, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। वीडियो डिवाइस के अंतर्गत आपका कैमरा जिसके थ्रू आप HD या 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD के तौर पर। वीडियो कैप्चर कार्ड भी चाहिए जो वीडियो सिग्नल को कंप्यूटर से कनेक्ट करे। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड चाहिए, जो 3D एनिमेशन है या फिर वीडियो एडवांस वाले एडिट करना है तो ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए रेंडरिंग के लिए। तो आज की डेट में देखें तो RTX जो है चल रहा है, तो RTX वाला ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए 3050 के आसपास। इसके अलावा स्टोरेज डिवाइस चाहिए आपको, स्टोरेज डिवाइस में SSD अच्छी वाली चाहिए, मतलब एडवांस NVMe चलेगी, जिसकी स्पीड आप देखोगे 3000 MB पर सेकेंड की, तो वो आपको चाहिए यहाँ पर। इसके अलावा सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर में आइडियो के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, एडोसिटी और एडोब ऑडिशन। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, जैसे यहाँ देखोगे तो एडोब ऑडिशन देखने मिलेगा, एडोब कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ही इसको बनाया गया है। तो इसमें ये साउंड भी एडिट कर लेता है, और वीडियो में जो साउंड है वीडियो को मतलब यहाँ लाकर छोड़ेंगे हम तो उससे साउंड को एक्सट्रैक्ट करके एडिट कर लेता है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ है, इसको एडिट कैसे करना है। ऐसे ही एक ऑडासिटी है, ऑडासिटी में भी एडिट कैसे करना है, उन सब का वीडियो मैंने आगे जो है मतलब प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए ऑडासिटी और साउंड ऑडिशन जो एडोब ऑडिशन, उसमें एडिट कैसे करते हैं ऑडियो को, अच्छा ऑडियो कैसे बनाते हैं,
वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। वीडियो सॉफ्टवेयर के अंतर्गत एडोब प्रीमियर प्रो, फाइनल कट प्रो, सोनी वेगास देखने को मिल जाता है। तो एडोब प्रीमियर जो है, जो मैं उपयोग करता हूँ शॉर्ट्स वगैरह और लॉन्ग वीडियो एडिट करने के लिए, वो आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसके अंतर्गत मैं कंप्लीट ट्यूटोरियल आगे लेकर आऊँगा शुरुआत से, यानी बिगिनर से। अगर आपको एडोब प्रीमियर से डर लगता है तो भी आपको डरना नहीं है, आगे मैं इसको सरल बनाने वाला हूँ। तो यहाँ देखिए आपको देखने को मिलेगा न्यू प्रोजेक्ट आप बनाओगे तो यहाँ आपको जो है प्री डिफाइन कुछ चीज़ें देखने को मिलेगी। सीधे हम क्रिएट कर देते हैं, क्रिएट कर दो यहाँ पे, और क्रिएट करने के बाद देखोगे तो इसका एनवायरनमेंट है जिसके थ्रू हम जो है वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस प्रकार इसका वर्क स्पेस देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको ग्राफिक सॉफ्टवेयर, इमेजिंग सॉफ्टवेयर की बात करें तो आपको एडोब फोटोशॉप देखने को मिल जाता है। एडोब फोटोशॉप भी एडोब कॉर्पोरेशन के अंतर्गत ही देखने को मिल जाता है, और ये सब एडोब क्रिएटिव क्लाउड के एलिमेंट है। इसका मतलब अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप सारे डेटा को सिंक कर सकते हैं एक साथ। ये देखिए यहाँ पे हम न्यू फाइल बना सकते हैं, ये देखिए न्यू फाइल बना सकते हैं, साथ ही बनी बनाई फाइल या ग्राफिक्स को एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा कोरल ड्रा भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे कोरल कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया गिम्प है। ये सब इमेज एडिटिंग, डिजाइनिंग और ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एनिमेशन की बात करें तो एडोब एनिमेट, ब्लेंडर, ऑटोडेस्क और आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट मेरे पास में ऑलरेडी है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए AE आफ्टर इफेक्ट 2023। तो इसमें भी आप जो है एनिमेशन तैयार कर सकते हैं 2D और 3D दोनों। मल्टीमीडिया प्लेयर, जिसमें फाइनल जो प्रोजेक्ट बन जाता है उसको हम रन करते हैं, जैसे उदाहरण के लिए VLC मीडिया प्लेयर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये सारी चीज़ उपयोग की जाती है। साथ ही आप देखोगे मल्टीमीडिया पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर आपको देखने मिल जाएगा एडोब फ्लैश प्ले डायरेक्टर के अंतर्गत। तो ये हो जाते हैं हमारे आवश्यक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो मल्टीमीडिया के अंतर्गत उपयोग किए जाते हैं। अब बात की जा रही है पावर पॉइंट में एक सिंपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाइए। अब ये बनाना तो मैं बताऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ये बनाना बनता होगा। आपने पीसी पैकेज के अंतर्गत देखा होगा, तो आपने पावर पॉइंट स्टार्ट किया होगा। मैंने पीसी पैकेज में कंप्लीट रूप से पढ़ा है आपको। उसके बाद पावर पॉइंट स्टार्ट किए, उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्मली आप देखोगे तो आपको न्यू करके, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ पहले, ये वाले प्रेजेंटेशन को, इसको भी मैं क्लोज़ कर देता हूँ, और यहाँ फाइल में चलते हैं न्यू। आप बने बनाए टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं या ब्लैंक प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बनी बनाई टेम्पलेट उपयोग करते हैं और इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा सिंपल प्रेजेंटेशन बन गया। आप इसमें ट्रांजिशंस उपयोग कर लीजिए, जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये ट्रांजिशंस लगाया, अप्लाई ऑल कर दिया, और इसको मैं रन करूँगा। तो यहाँ देखिए इस प्रकार से मैं सिंपल मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बना सकता हूँ, जिसमें आप पिक्चर भी ला सकते हैं। कहाँ से? ये देखिए पिक्चर ला सकते हो, स्क्रीनशॉट है, शेप ला सकते हो, 3D मॉडल वगैरह, स्मार्ट आर्ट, चार्ट। इसके अलावा आप इसमें वीडियो ला सकते हो, ऑडियो ला सकते हैं। तो ये सारे काम कर सकते हैं। बाकी टेक्स्ट लिखना है तो नॉर्मली लिख सकते हैं। तो ये है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना। आप बनाकर देखिए, और उसको आपको लिखना है स्टेप बाय स्टेप विथ डायग्राम। डायग्राम बनाना नहीं भूलना है। अगर आपका डायग्राम नहीं भी है तो आप सिंपल, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा है मल्टीमीडिया के एलिमेंट को समझाइए, तो आप लिखोगे यहाँ पे एलिमेंट, और एलिमेंट को इस प्रकार बॉक्स बनाओगे, और इस प्रकार आप जो है बना सकते हैं। टेक्स्ट है, ऑडियो है, ग्राफिक्स है, एनिमेशन है, वीडियो है, ऐसे आप बॉक्स बना बना के लिख दोगे। तो ये बॉक्स के कारण भी आपका जो आंसर है वो काफ़ी इफेक्टिव लगने वाला है। चलिए एक चीज़ और पूछा है यहाँ पे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, मल्टीमीडिया में टेक्स्ट की भूमिका बताइए और यहाँ पे RTF और HTML को समझाइए। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट मतलब अल्फ़ाबेटिक नंबर्स का कलेक्शन होता है, जिसे हम टेक्स्ट बोल देते हैं, और बिना टेक्स्ट के कोई भी चीज़ें अधूरी होती है। उदाहरण के लिए कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है ये लोगो ही, मतलब ये जो ऐड है वो ही देख लीजिए। ऐड की बात करें तो यहाँ मान लो हम ये देखिए इस प्रकार से ये पिक्चर बस रख देते हैं, ठीक है, और ये लिखते नहीं है। तो लिखते नहीं है तो क्या होगा? डिस्काउंट भी नहीं देते हैं, यहाँ कुछ नहीं लिखते हैं, तो ये ऐड अधूरा माना जाएगा। तो यानी कि कम्युनिकेशन के लिए टेक्स्ट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? आप लिख सकते हैं कि भाई इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। वेबसाइट में नेविगेट करना है, आपको ट्रांसलेट करना है, कोई विवरण या डिस्क्रिप्शन लिखना है, तो आपको टेक्स्ट लिखना ही पड़ेगा। इसके अलावा RTF की बात करें तो RTF का मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप किया गया फॉर्मेट है, जिसके अंतर्गत बोल्ड, इटैलिक, कलर सारे काम हम कर सकते हैं। विंडोज़ और मैक में उपलब्ध है, ठीक है, बिना अपनी फॉर्मेटिंग खोए इसको हम पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, डॉक्यूमेंट में और ऑपरेटिंग सिस्टम एक दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। HTML की बात करें तो वेब पेज के निर्माण के लिए HTML का उपयोग किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसको जो है नाम होता है, जिसके अंतर्गत हम H1PA टैग के माध्यम से लिखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जिसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग की बात की जा रही है। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग क्या होता है? एक प्रकार से जब हम
जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ, हम एम एस वर्ड में चलते हैं। ये देखिए हम एम एस वर्ड में चले। अब एम एस वर्ड में हम चल रहे हैं तो एम एस वर्ड में देखोगे तो कुछ चीज़ें जो है एम एस वर्ड में नहीं रहती है, तो उनको हम कहाँ से लाते हैं, अदर एप्लीकेशन से। तो कैसे लाएंगे, हम चलेंगे इंसर्ट में, और इंसर्ट में चलने के बाद कहाँ जाएंगे, ऑब्जेक्ट, और यहाँ दूसरी मतलब जो एक प्रकार से दूसरे एप्लीकेशन से सीधे फाइल ला सकते हैं हमारे एम एस वर्ड से, या फिर उस एप्लीकेशन को सीधे लिंक कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग और एक एम्बेडिंग कहलाती है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास में बहुत सारे जो है सॉफ्टवेयर की लिस्ट आ जाएगी। तो इन लिस्ट में से जैसे मान लो माइक्रोसॉफ्ट वर्कशीट हमने सर्च करे एक्सेल की, ओके करें, तो हमारे सामने एक्सेल की वर्कशीट आ गई। अब हम यहाँ जो है बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं सीरियल नंबर, नेम, और हम लिख लेते हैं एड्रेस। यहाँ लिख लेते हैं, देखिए हम 1 लिखते हैं, और 1 लिख के हम जो है इसको क्या कर लेते हैं, खींच देते हैं। जैसे यहाँ 10 तक हमने खींच दिए। नाम भी हम लिख लेते हैं, जैसे हमने लिखे हैं, ये हम 3 लिख लेते, तीनों को हम जो है डुप्लीकेट कर लेते। यहाँ देखिए इसको हम जो है खींच लेते। ये देखिए इस प्रकार एड्रेस भी हम लिख लेते हैं, जैसे हम छिंदवाड़ा लिख लेते हैं और एक लिख लेते हैं भोपाल, और इनको भी हम जो है ड्रैग कर लेते हैं, यानी ऑटो फिल कर लेते हैं। ये सारी चीज़ तो आपसे बनती होगी। और इनको हम जो है थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, यहाँ से डबल क्लिक करके एडजस्ट कर लेते हैं। बॉर्डर वगैरह यहाँ से एक्सेल का एनवायरनमेंट आ गया, और बॉर्डर लाने के बाद इसको हम जो है हेडिंग भी दे देते हैं। हेडिंग देने के बाद इनको जो है हम क्या कर लेते हैं, सेंटर कर लेते हैं। यहाँ से हम सेंटर कर लेते हैं, और इसका बैकग्राउंड कलर भी हम दे देते हैं। चलिए, और ये जो किनारे वाला एरिया है वो इसको हम लाकर यहाँ छोड़ देते हैं। इसको क्लिक कर दो। अब ध्यान से देखिए, जो टेबल है वो टेबल हमने बनाया एक्सेल में, पर आ कहाँ गया है, एम एस वर्ड में। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो एक्सेल में एडिट होगा, और यहाँ पे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। तो यहाँ पे ओ एल ई कॉन्सेप्ट है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग, यानी कि किसी अदर डॉक्यूमेंट को किसी और अन्य डॉक्यूमेंट में लाना, यानी कि एम एस वर्ड में एक्सेल की चीज़ को लेके आना। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, आपको समझ में आ गया होगा। अब फ़ॉन्ट के प्रकार पूछा गया है, तो यहाँ फ़ॉन्ट के प्रकार अलग अलग होते हैं। जैसे सैन सेरिफ, जिसमें आपको देखने को मिलेगा जो कॉर्नर्स है वो आपको नुकीले देखने को नहीं मिलेंगे, पर सेरिफ में आप देखोगे कॉर्नर्स में अलग से चोंच बनी हुई है, जैसे देखिए अलग से आप देख सकते हैं। हैंड रिटन में आपको कर्सिव राइटिंग, जैसे स्क्रिप्ट में देखने को मिल जाती है ना कर्सिव राइटिंग, ऐसे ही आपको हैंड रिटन में मिल जाती है। डिस्प्ले फॉन्ट जो हो जाते हैं आपके डेकोरेटिव फॉन्ट कहलाते हैं। और मोनो स्पेस में आपके जो है सभी के बिट्थ एक जैसी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे आई की बिट्थ जो है कम हो जाएगी, आर की, सी की ज़्यादा, पर यहाँ पे नहीं होती, सब एक जैसी बिट्थ होती है। इसको बोल देते हैं मोनो स्पेस्ड। तो ये कहलाते हैं आपके फॉन्ट के प्रकार। को समझ में आ गए होंगे, इनको आप एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ हमने बात करी किसकी, मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट की, जिसके अंतर्गत बेसिक्स ऑफ मल्टीमीडिया टेक्स्ट के बारे में बात करें, ठीक है, और बेसिक एलिमेंट, उनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, सारी चीज़ हमने यहाँ पे देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और किसी प्रकार का कोई डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में या फिर मैसेज में पॉसिबल हुआ तो वैसे बता दूंगा। चलिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत सेकेंड यूनिट हमको देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको देखने मिलेगा साउंड इन मल्टीमीडिया, यानी कि मल्टीमीडिया में साउंड की क्या भूमिका है उसके बारे में आपको सारी चीज़ें समझाना। साउंड से रिलेटेड विशेषता है, साउंड कितने प्रकार के होते हैं, साउंड के चैनल कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ हमको देखने मिलेगी। इसके पहले हमने यूनिट फर्स्ट के बारे में बात करें, उसको आप अच्छे से देख लेना। और कंप्लीट PDF जो आपको मैंने वेबसाइट में दिखाया उसको आप ज़रूर पढ़ें, और इसका कंप्लीट वीडियो देख लें, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन हम देख सकते हैं, मल्टीमीडिया में साउंड की भूमिका क्या है। तो बिना साउंड के आप देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम कोई वीडियो प्ले करते हैं। चलिए हम कहाँ चलते हैं, हम चलते हैं यूट्यूब में। यूट्यूब में चलते हैं, और यूट्यूब में चलने के बाद हम जो है यहाँ पे वेबसाइट में चलते हैं, और वेबसाइट में चलने के बाद ये देखिए यहाँ पे PGDCA में चलते हैं। PGDCA में जब चलोगे तो PGDCA में चलने के बाद हमको वीडियो नज़र आएगा। चलिए यहाँ पे हम जो है वीडियो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम जो है इस प्रकार हमने क्लिक करे, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जा रहा है, जो वीडियो चल रहा है उसके साथ साथ में जो है ऑडियो भी चल रहा है। अब मैं वॉइस को म्यूट कर देता हूँ। ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो है कोई फीलिंग नहीं आ रही। मान लो ये वीडियो चल रहा है तो ऑडियो नहीं सुनाई दे रहा, तो फीलिंग नहीं आ रही। तो साउंड की भूमिका क्या है आपको समझ में आ गई होगी। तो इसके बारे में हम यहाँ पे, चलिए इसको तो बंद कर देता हूँ मैं, और इसमें चलते हैं हम हमारे थ्योरी में। तो यहाँ मल्टीमीडिया में साउंड की भूमिका क्या है। तो साउंड क्या है, एक प्रकार से मुख्य रूप से अगर देखें तो साउंड के बारे में तो मैं पहले भी बता दिया हूँ। साउंड एक प्रकार की वाइब्रेशन है। ये देखिए जो आपको सुनाई दे रहा है, देखिए
साउंड एक प्रकार की क्या है, वाइब्रेशन है, जो आपके कानों से होते हुए ब्रेन को एक सिग्नल भेजता है जिससे आपको सुनाई देता है। तो इसका मतलब सिंपल आप समझ जाइए, साउंड एक प्रकार की वाइब्रेशन है जिसका मुख्य उपयोग किया जाता है कम्युनिकेशन और प्रभाव बनाने के लिए, यानी कि साउंड जो है कम्युनिकेशन में मदद करता है। जो देख रहे हैं आप उसको प्रभावी बनाता है, मतलब देख रहे हैं उसको सुनाई भी देता है, इफेक्ट के साउंड आते हैं तो वो आपको काफ़ी अच्छा लगता है। भावनाओं यानी कि जो विचार है या जो इमोशंस है उसका कम्युनिकेशन किया जाता है वॉइस और कम्युनिकेशन के लिए, यानी कि आप जो बोल रहे हैं वो जो सामने वाला मान लो आपको देख बस पा रहा है और सुन नहीं पा रहा, तो आप क्या मतलब रहेगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो वॉइस और कम्युनिकेशन के लिए साउंड के कुछ प्रकार हो जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड म्यूजिक जो अभी हमने दिखाया था, प्राकृतिक जो साउंड हो जाते हैं वो हमको देखने को मिल जाते हैं, नेचुरल साउंड, वॉइस ओवर, मान लो कोई चीज़ यहाँ चल रही है, ये इसके पीछे मैंने बोल रहा हूँ यानी कि वॉइस ओवर कहला रहा। साउंड इफेक्ट की बात करें, साउंड कोई वीडियो चल रहा है उसके पीछे बोल दिए, वॉइस ओवर कहलाता है। साउंड इफेक्ट में टिक टुक टिक जो भी आप क्लिक करते हो उसका साउंड आ जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, वो हो जाता है आपके साउंड इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे ही यूज़र को हम क्या कर सकते हैं, बेहतर एक्सपीरियंस देने के लिए साउंड का उपयोग करते हैं। इंटरेक्टिविटी के लिए भी साउंड का उपयोग किया जाता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं साउंड की भूमिका। दूसरा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन, साउंड की कुछ प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है, साउंड की विशेषताओं को समझाइए। तो इसमें मुख्य रूप से साउंड की विशेषताओं में देखने को मिलेगी टोन है, इंटेंसिटी है, फ्रिक्वेंसी है, पिच है, ये सब देखने को मिल जाती है। तो पिच और लाउडनेस की बात करें तो यहाँ देखिए जो तरंगे है वो काफ़ी ज़्यादा लेटी हुई है, यानी कि ज़्यादा उठाव नहीं है इसमें। तो अगर ये दबकर चल रही है इसका मतलब जो पिच है वो कम होगी, लाउडनेस कम होगी। परंतु ये देखिए उठकर चल रही है, देखिए जल्दी जल्दी चल रही है, जैसे मान लो मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ तो ऐसे मान लो मेरी लाउडनेस भी कम है और पिच भी कम है, पर मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये देखिए इस प्रकार से पिच भी ज़्यादा है, लाउडनेस भी ज़्यादा है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे साउंड की विशेषता है। डायग्राम वगैरह जो भी चित्र है वो आप बना दीजिए एग्जाम में। तो टोन मतलब हो जाता है किसी साउंड के संगीतात्मक गुण से है, मतलब उसकी ध्वनि जो साउंड की गुणवत्ता है उसको व्यक्त करता है, उसकी पहचान बनाने में मदद करता है। उदाहरण के लिए गिटार है, बांसुरी की आवाज़ अलग अलग टोन का उदाहरण हो सकती है। इंटेंसिटी की अगर बात करें तो इंटेंसिटी ध्वनि यानी जो साउंड है उसकी तीव्रता को दर्शाती है। डेसिबल, डीबी आप समझते हैं ना, 20 से 20,000 डीबी तक हमारे कानों की सुनने की कैपेसिटी होती है। पर अगर बात करें इसके नीचे और ऊपर, तो नीचे हमको सुनाई नहीं देगा, ऊपर सुनेंगे तो हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे। फ्रीक्वेंसी का मतलब हो जाता है किसी साउंड वेव के पीरियड्स कितने, मतलब कितने चक्र हो जाते हैं, कितनी हर्ट्ज में उसको मापा जा सकता है, इसको बोलते हैं। पिच की बात करें तो पिच ध्वनि की उच्च और निम्न गुणवत्ता को व्यक्त करता है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे ये चारों जो है इसकी विशेषता है। फिर मोनो और स्टीरियो साउंड की बात की जा रही है, तो मोनो स्टीरियो साउंड का मतलब क्या हो जाता है, साउंड देखिए मोनो का मतलब सिंगल चैनल, सिंगल चैनल मतलब उदाहरण के लिए आपके पास में ईयरफोन है, तो ईयरफोन में आपको अगर सुनोगे और मोनो साउंड है तो वो सिंगल साइड ही सुनाई देगा। पर यदि स्टीरियो साउंड है तो आपको ईयरफोन लगाए हैं तो आपको दोनों कानों में सुनाई देगा, लेफ्ट और राइट में। तो ये कहलाता है मोनो और स्टीरियो साउंड। ये डायग्राम आप बना दीजिए ताकि अच्छा इफेक्ट आए आंसर में। तो यहाँ मोनो साउंड मतलब मोनो साउंड केवल एक जो है साउंड प्रदर्शित करता है, एक चैनल होता है, यह साउंड एक ही चैनल से उत्पन्न होता है, लेफ्ट या राइट। ठीक है, स्टीरियो अनुभव यहाँ पे अगर देखें तो केवल एक ही दिशा में होता है, स्पीकर या एयरफोन के एक भाग में हमने देखे थे। और पुराना रेडियो ट्रांसमिशन, पुराने रिकॉर्डिंग, ये सब मोनो साउंड कहलाते थे। स्टीरियो मतलब इसका ऑपोजिट, लेफ्ट और राइट दोनों में होगा और ये दोनों दिशाओं में। और स्टीरियो मतलब मॉडर्न आप देख सकते हैं, म्यूज़िक है, फिल्म है, ठीक है, इसके अलावा वीडियो गेम है, ये सब जो है स्टीरियो साउंड को फॉलो करते हैं आज की डेट में। इसके अलावा साउंड चैनल की बात करें तो साउंड चैनल अलग अलग हो सकते हैं और इफेक्ट भी अलग अलग, उसके प्रकार आपको समझाना है। तो साउंड चैनल की बात करें तो साउंड चैनल वह माध्यम है जिसके द्वारा ध्वनि को कंप्यूटर या अन्य मल्टीमीडिया उपकरणों में प्रवेश कराया जाता है। और ये एक देखें तो मोनो चैनल, स्टीरियो चैनल, ये हमने देखें। और एक और हो जाता है सराउंडिंग। सराउंडिंग में देखें 5.1 और 7.1 चैनल यहाँ देखने को मिल जाते हैं। देखिए यहाँ साउंड चैनल की अगर बात करें तो साउंड चैनल यहाँ 5.1 देखने को मिल जा रहा है। 4.1 मतलब एक प्रकार से 4 आपके ट्यूटर है और एक बेस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4.1, यहाँ पे भी आपका देखें 3.1 देखने को मिल जाता है। तो सराउंडिंग साउंड के लिए यहाँ पे ये चैनल उपयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ देखो, तो यहाँ देखेंगे तो एक व्यक्ति बैठा है, उसको दोनों तरफ से साउंड सुनाई दे रहा है। और यहाँ देखिए आपको जो है सराउंडिंग साउंड यानी 3D साउंड की फीलिंग आएगी। यहाँ व्यक्ति बैठा है और आसपास देखिए ट्यूटर लगा कर रखा उसने घर भर में, मतलब पूरे कमरे में, और सामने से विजुअल देख रहा है, तो उसको मतलब जो है एक प्रकार से थिएटर वाली फीलिंग आएगी, सराउंडिंग साउंड। तो ये कहलाता है आपका क्या, ये
कहलाता है साउंड के चैनल। साउंड के चैनल आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इफेक्ट की, यानी कि साउंड के इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो इफेक्ट में आप देखोगे तो नेचुरल साउंड हो जाता है, सिंथेटिक साउंड। नेचुरल साउंड प्राकृतिक वातावरण से आता है, समुद्र की लहरें, बारिश, पक्षियों का चहचहाना। सिंथेटिक साउंड का मतलब हो जाता है कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न साउंड, डिजिटल साउंड या फिर कृत्रिम यानी कि एआई द्वारा जो आवाज़ें होती है वो देखने को मिल जाती है। म्यूजिकल इफेक्ट की बात करें तो म्यूजिक फिल्म में प्रभाव डालने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक चल रही है, सरसराहट आ रही है, जो भी है, ठीक है, डरावना साउंड आ रहा है, तो ये सब म्यूजिकल इफेक्ट है। फिर साउंड मिक्सिंग में बहुत सारी चीज़ एक साथ मिक्स कर दी जाती है, उसको साउंड मिक्सिंग बोल देते हैं। आइडियो फेड यानी कि फेड इन फेड आउट, शुरुआत में कैसा हो एंड में कैसा हो। रिवर्स साउंड मतलब उल्टा साउंड चलेगा। तो सब साउंड के ध्वनि के प्रकार या प्रभाव है, इफेक्ट हम बोल सकते हैं इनको, तो इनको आप लिख सकते हैं एग्जाम में। इसके अलावा वेव यानी कि जो विंडोज़ की फाइल का एक्सटेंशन होता है ऑडियो फाइल का वेव, और एक MP3 होता है कंप्रेस्ड फाइल का एक्सटेंशन। तो यहाँ पे दोनों में क्या अंतर है, दोनों में अंतर क्या है भाई, वेव जो हो जाती है आपकी बड़ी फाइल हो जाती है बिना कंप्रेस किए, और MP3 हो जाती है कंप्रेस किए, यानी कि इसकी क्वालिटी घटा दी जाती है। और ये दो प्रकार से मिलती है, 128 में मिल जाती है और 300 एक प्रकार से इसका डबल मतलब 256 में भी मिल जाती है। तो ये क्वालिटी के आधार पर कम ज़्यादा होती है। पर अगर आपको साउंड एडिटिंग के लिए उपयोग करना है तो आपको उपयोग करना पड़ेगा वेव साउंड फाइल। तो यहाँ वेव मतलब वेव फॉर्म ऑडियो फाइल फॉर्मेट। कंप्रेशन की बात करें तो बिना कंप्रेशन के हो जाती है, अनकम्प्रेस्ड फाइल फॉर्मेट है। इसकी फाइल साइज थोड़ी बड़ी होती है। इसमें आप देखोगे तो उच्च गुणवत्ता देखने को मिल जाती है, और यह प्रोफेशनल ऑडियो रिकॉर्डिंग और एडिटिंग के लिए उपयोग की जाती है। यहाँ आप देखें तो अधिकांश प्लेटफॉर्म और सॉफ्टवेयर में सपोर्ट किया जाता है, और इसका एक्सटेंशन डॉट वेव हो जाता है। पर दूसरा देखें तो MPG ऑडियो लेयर 3 यानी MP3 देखने को मिल जाता है यहाँ पर, और ये लूजी कंप्रेशन है, यानी कि इसकी क्वालिटी थोड़ी बहुत घट जाती है। आपने देखा होगा जब आप म्यूज़िक स्टोर करके रखते हैं तो बहुत पुराने गाने आपके मोबाइल में थोड़ा सा कटे फटे या फिर खच खिच की आवाज़ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, यानी कि वो साउंड आपका ख़राब हो जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी ऑलरेडी पहले घटा दी जाती है और बाद में जो है ये और ख़राब हो जाता है। फाइल साइज़ थोड़ा कम होता है भाई, वेब से काफ़ी छोटा हो जाता है। पोर्टेबिलिटी इंटरनेट के लिए इसी फाइल का उपयोग किया जाता है। ऑडियो क्वालिटी मतलब जो है कम बिट रेट थोड़ी ठीक ठाक मिल जाती है। यूज़ इसका सुनने के लिए किया जाता है, पॉडकास्ट के लिए, मीडिया फाइल्स, मतलब बाद में जब हम फाइनल प्रोड्यूस करना है तो MP3 में हम कर सकते हैं। इसके अलावा इसका एक्सटेंशन डॉट MP3 हो जाता है। तो दोनों में आप अंतर बता सकते हैं इस प्रकार समझाकर। तो और ये जो डायग्राम है ये वाला, इसको आप बना दीजिए चित्र, तो उससे आपका नंबर जो है काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे मिडी। मिडी का मतलब हो जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। तो एक प्रकार से क्या है, आप देखिए यहाँ पे हारमोनियम आप देखे होंगे, हारमोनियम है या फिर कैसे है, ये देखिए इस प्रकार से आप देखेंगे तो सिंथेसाइजर होता है। इसमें आप जो भी की दबाओगे वो प्रोड्यूस होकर कहाँ जाएगी, मिक्सर में, और मिक्सर से आप देखोगे तो इन आउट यहाँ देखने को मिलेगा। ये मिडी इंटरफेस है और ये कन्वर्ट करता है कहाँ पे, कंप्यूटर में, यानी कि ये इससे साउंड हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सिंथेसाइजर है जो कंप्यूटर द्वारा जनरेट हो जाता है, यानी कि यहाँ से हम प्रोड्यूस करें और यहाँ से ये जो है इसका प्रोसेस हो जाएगा। तो मिडी एक प्रकार से क्या है, तकनीकी प्रोटोकॉल है जो इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कंप्यूटर सिस्टम के बीच जो म्यूज़िक होता है, म्यूज़िक डेटा को आदान प्रदान करने के लिए यूज़ किया जाता है। और यह है डिजिटल डेटा के रूप में जो म्यूज़िक होता है उसको कम्युनिकेट करता है या संचारित करता है या ट्रांसफ़र करता है। एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट या कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करता है, जैसे कि म्यूज़िकल नोट्स हो गया, उनके स्वर हो गए, उनकी स्पीड हो गई, वॉल्यूम हो गया, अन्य म्यूज़िकल जो एट्रीब्यूट है वो हो गए। लेकिन यह स्वयं में कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करता, मतलब सभी चीज़ों की आपस में ज़रूरत पड़ती है। तो ये डायग्राम आप बना देना, मिडी इंटरफेस, मिक्सर, सिंथेसाइज़र और कंप्यूटर, ठीक है। तो ये आइडियो है, ये वाला जो ब्लू वाला है मिडी ये वाला है, और USB ये वाला है, ठीक है। तो अलग अलग कलर यहाँ देख सकते हैं। पर एग्ज़ाम में इस प्रकार रंग बिरंगा यूज़ मत करना, ब्लैक और जो ब्लू है वो बस यूज़ कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मिडी मैसेज डिवाइस, इनको आप एक बार पढ़ लेना, इसके उपयोग कहाँ कहाँ किए जाते हैं आपको समझ में आ जाएगा। साउंड एडिटिंग और मिक्सिंग के लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ किए जाते हैं वो हमने ऑलरेडी देख लिए। एडोब ऑडिशन, एडोब ऑडिशन का उपयोग किया जाता है म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए, साउंड डिज़ाइन के लिए, पॉडकास्टिंग के लिए। ऑडासिटी का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से देखें साउंड रिकॉर्डिंग के लिए, एडिटिंग, मिक्सिंग के लिए काफ़ी लोकप्रिय है। मतलब ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं करना है तो हम ऑडासिटी पे काम कर सकते हैं, पर थोड़े बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना था हम एडोब ऑडिशन पे काम कर सकते हैं। तो दोनों का उपयोग बता चुका हूँ मैं, प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ठीक है। इसके अलावा FL स्टूडियो की बात करें तो ये भी ऑडियो के लिए उपयोग किया जाता है। प्रो टूल भी उपयोग किया जाता है, ऐसे लॉजिक प्रो X है, क्यूबेस है, रिपेयर है, ये सब जो है आपके क्या देखने को मिल जाते हैं,
ऑडियो एडिटिंग और मिक्सिंग सॉफ्टवेयर। इनको आप नाम याद कर लो और इनके बारे में थोड़ा सा समझा सकते हैं। मैंने आपको एक चीज़ और बताया था, सराउंडिंग साउंड मतलब 3D साउंड की अवधारणा को समझाइए। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई भी होती है। मान लो एक व्यक्ति है, वो सुन रहा है, तो आप देखिए आसपास से उसको साउंड सुनाई देगा। तो एक प्रकार से क्या है, ऑडियो की तकनीक है जो 3 डायमेंशन होती है, तीनों तरफ से सुनाई देती है। और यहाँ पे देखिए, तो इसका उद्देश्य काफ़ी अच्छा अनुभव प्रदान करना, जो सुनने वाला उसको ध्वनि चारों ओर से आती है। स्पेचुअल साउंड ही हम मिल जाता है, स्पेचुअल इफेक्ट, यानी कि सामने से, दाएं से, बाएं से, पीछे सभी तरफ से आती है, उसे बोल देते हैं स्पेचुअल इफेक्ट। इसके अलावा हाई डायमेंशन मतलब लेफ्ट, राइट, फ्रंट, बैक, ये सारी चीज़ आप देखने मिल जाती है, अप डाउन। साउंड सोर्सेज की बात करें तो सभी तरफ से, सभी दिशाओं से आ रहा है ऐसा महसूस हो जाता है, हेयरिंग पर्सपेक्टिव। तो साउंड का उद्देश्य यह होता है कि सुनने वाला किसी ध्वनि को उस स्थान पर महसूस करे जैसे वह उस स्थान पर मौजूद है। जैसे मान लो प्राकृतिक दृश्य का साउंड हमको सुनाई दे रहा है, तो हम अगर आंख बंद करके सुनेंगे तो फील करेंगे कि हम वहीं पे उपलब्ध है। जैसे कहीं झरने का साउंड या जो भी चीज़ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके देखने को मिल जाएंगे यूनिट 2 के अंतर्गत हमने वर्किंग विद साउंड, यानी कि साउंड का क्या महत्व है, साउंड के कुछ प्रकार है, साउंड चैनल है, साउंड के जो चैनल यानी कि उसके इफेक्ट कौन कौन से होते हैं, सारी चीज़ें हमने देख ली। ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर देख लिए, जो आपको मैंने पहले भी बता दिया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो को आप पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंप्लीट वीडियो और कंप्लीट PDF जरूर पढ़ें, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूनिट 3 में हम बात करेंगे किसकी, ग्राफिक्स की। तो ग्राफिक्स क्या है? ग्राफिक्स एक प्रकार से पिक्चर हम देख सकते हैं, कंप्यूटर द्वारा जनरेट होती है या तो हम कैमरे द्वारा कैप्चर कर सकते हैं। तो कंप्यूटर में मैथमेटिकल इक्वेशन या फिर एल्गोरिदम के माध्यम से हम पिक्चर या ग्राफिक्स को जनरेट कर सकते हैं। और कंप्यूटर से जनरेट की गई जो पिक्चर हो जाती है उसे हम बोल देते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। क्या बोल देते हैं? वेक्टर। और कैमरे से खींची गई या मोबाइल से खींची गई जो ग्राफिक्स उसको बोल देते हैं रास्टर ग्राफिक्स। दोनों के बारे में बाद में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सिंपल सी बात है, मल्टीमीडिया एक ऐसी तकनीक है जिसमें टेक्स्ट है, ग्राफिक्स है, ऑडियो है, वीडियो है, एनिमेशन, सब अलग अलग मीडिया का उपयोग किया जाता है। तो इसी में हमको देखने को मिल जाती है ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स मैंने दिखाया था आपको। ग्राफिक्स के अंतर्गत आपको बहुत सारी चीज़ें देखने मिल जाती है, जैसे ये भी एक प्रकार से ग्राफिक्स है, मैंने आपको दिखाया था। जैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ भी ये जो वीडियो है, वीडियो के बदले में हम ग्राफिक्स के बारे में देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये एनिमेशन है। ग्राफिक्स आप देखेंगे तो एक प्रकार से क्या है, एक पिक्चर यानी पिक्सल का कलेक्शन है, परंतु अगर मैथमेटिकल एल्गोरिदम का उपयोग करके बनाए तो पिक्सल नहीं मिलेगा, वहाँ पे मिलेंगे ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट वाली जो पिक्चर है वो कहलाती है वेक्टर ग्राफिक्स। तो दोनों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इसका विशेष महत्व होता है, जैसे इंटरेक्टिविटी बनाने के लिए। उदाहरण के लिए अगर हम मान लो सिर्फ टेक्स्ट लिखते हैं, चलिए यहीं पे दिखाता हूँ। अगर मान लो मैं सिर्फ टेक्स्ट से समझाता, ये नहीं दिखाता, तो मतलब क्या रहता, मतलब कोई बुक को बनाना है तो भी ग्राफिक्स इंपॉर्टेंट है। या फिर हम अलग अलग चीज़ों के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, सूचना को प्रभावी बनाना, उसका प्रसार करना है तो हमको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ती है। यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ग्राफिक्स आपकी मैसेज को तेज़ी से पहुंचाना है, समझने योग्य होना चाहिए, तो उसके लिए हम ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं। एंटरटेनमेंट और इंटरेक्टिविटी के लिए हम ग्राफिक्स का उपयोग करते हैं। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक प्रभाव, यानी कि कलर है, उसका साइज़ है, डिज़ाइन, ये सारी चीज़ों के लिए हम ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही ब्रांडिंग की पहचान बनाना है, उसके लिए हम ग्राफिक्स का उपयोग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्राफिक्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए, यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल जाता है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नेक्स्ट है वेक्टर और रास्टर ग्राफिक्स। वेक्टर रास्टर ग्राफिक्स मतलब अभी बताया था मैंने। वेक्टर का मतलब क्या हो जाता है, जब हम कोरल ड्रा उपयोग करते हैं, जैसे मान लीजिए कोरल ड्रा हम उपयोग करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे कोरल ड्रा। और कोरल ड्रा में हम जो है देखिए, कोरल ड्रा हमने ओपन करे, यहाँ गेट स्टार्टेड में गए और यहाँ पे हम न्यू प्रोजेक्ट बना लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम इस प्रकार से क्लिक करें, ओके करें, और यहाँ हम बनाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट। जैसे हमने ये रेक्टेंगल बनाया और रेक्टेंगल में हम कलर फिल कर दिए, नॉर्मली ये इस प्रकार से ब्लू कलर। और ब्लू कलर के अलावा हम जो है कोई भी, जैसे यहाँ हम चलते हैं और यहाँ इसका डिज़ाइन बदल देते हैं, डिस्टॉर्ट कर देते हैं। देखिए इस प्रकार से, ये देखिए, अब ये जो है एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है और ये ग्राफिक्स भी है ये एक प्रकार से।
तो इस प्रकार से जो हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करके ग्राफिक्स बनाते हैं वो कहलाती वेक्टर ग्राफिक्स, और इसको कितना ही भी बड़ा कर दो ये पिक्सल नहीं फटेंगे। पर उदाहरण के लिए हम इसी में एक फाइल को इंपोर्ट करते हैं, जैसे यहाँ गए फाइल में इंपोर्ट में गए या कंट्रोल आई पे क्लिक करें और यहाँ जाकर हम कोई भी एक फाइल को इंपोर्ट कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने क्या ओपन करे, ये देखिए इस प्रकार से हमने इसको ओपन कर लिया। ये देखिए यहाँ हम पिक्चर को ड्रॉ कर लेते हैं ये, और इसको हम जैसे जैसे बड़े करेंगे, जैसे मान लो देखिए ये एम्स छिंदवाड़ा लिखा है, इसको हम बड़ा करेंगे, देखिए पिक्सल जो है फटने लगे हैं। इसका मतलब क्या है, ये रास्टर ग्राफिक्स है। तो हम वेक्टर को रास्टर में बदल सकते हैं, पर रास्टर को वेक्टर में बदलना पॉसिबल नहीं है, बहुत कम कंडीशन। जैसे इसके लिए फिर हमको अलग से कोई टेक्निक उपयोग करना पड़ेगा। जैसे यहाँ मान लो मैं लिख देता हूँ एम्स, और इस एम्स को मैं बड़ा करता हूँ और इसको मैं जूम इन करता हूँ, तो देखिए ये पिक्सल नहीं फट रहा। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर है। तो आपको वेक्टर और रास्टर समझ में आ गए होंगे कॉन्सेप्ट। वेक्टर क्या मतलब, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल ईपीएस है, सीजीएम है, पीडीएफ है, एसवीजी है, सीडीआर है, कोरल की फाइल, तो ये सब मिल जाती है आपको वेक्टर फाइल, जिनकी क्वालिटी कितने भी जूम कर दो, बड़ा कर दो, छोटा कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। परंतु यदि रास्टर की बात करें तो रास्टर में आप घटाओगे बढ़ाओगे तो फाइल साइज़ घटेगा बढ़ेगा, परंतु उसकी क्वालिटी भी घट बढ़ जाएगी। जैसे बीएमपी है, टीआईएफएफ है, पीसीएक्स है, जीआईएफ है, पीएनजी है, जेपीजी जो कॉमन फाइल होती है, तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। ये मैंने समझा दिया यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लेना, आप सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको एक बार और पढ़ लोगे तो। अब नेक्स्ट आपको पूछा जा रहा है इमेज कैप्चरिंग के तरीके बताइए, तो आपको देखने को मिल जाता है स्कैनर, डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है। तो स्कैनर से कैसे करोगे, स्कैनर आपने देखा होगा प्रिंटर के साथ में रहता है, यहाँ आपने हार्ड कॉपी रखे और इसको एंटर करें, और कंप्यूटर में आप जो है इसमें फ़ोटोशॉप या अन्य तरीके से इसको स्कैन कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे फ़ोटोशॉप की बात करें तो फ़ोटोशॉप ओपन है, फाइल मेनू में जाएंगे, यहाँ देखिए इंपोर्ट लिखा होगा, ये देखिए इंपोर्ट, और इंपोर्ट में आप देखोगे यहाँ तो बायो सपोर्ट लिखा है। बायो सपोर्ट में जाओगे तो आपको यहाँ पे कनेक्टेड डिवाइस दिख जाएगी और उससे आप स्कैन कर सकते हैं। और मोबाइल कैमरा या डिजिटल कैमरा से आप खींचोगे तो उसके स्टेप्स तो आपको पता ही होगी, तो ये आप अपने हिसाब से स्टेप बाय स्टेप, जैसे स्कैनर से कैसे स्कैन करते हैं उसके स्टेप्स परिभाषा लिखना है। और उसके बाद स्कैनर के प्रकार भी देखिए, फ्लैट बेड और ड्रम स्कैनर देखने को मिल जाता है। डिजिटल कैमरे की अगर बात करें तो डिजिटल कैमरा से आप मोबाइल या डीएसएलआर जैसे भी आपको कैप्चर करना है उसकी स्टेप्स आप लिखकर बताओगे, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जो मतलब जो आंसर है वो क्लियर हो जाएगा। और स्टेप्स के अंतर्गत आप डायग्राम वगैरह जो भी चीज़ आती है वो आप बनाना ना भूलें। नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है इमेज की विशेषताएं। इमेज की विशेषताओं के अंतर्गत क्या मिल जाता है, सबसे पहले इमेज का साइज़ होता है, उसका कलर होता है, उसका रेजोल्यूशन होता है, उसकी बिट डेप्थ होती है। तो साइज़ की अगर बात करें तो जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, जैसे मान लो 1024 768 है तो इसका साइज़ अलग होगा, परंतु इसका साइज़ अगर बढ़ा देते हैं 19 20 10 80 तो उसका साइज़ अलग होगा। तो फाइल साइज़ डिपेंड करता है एक तो फाइल के प्रकार के ऊपर, दूसरा उसके रेजोल्यूशन के ऊपर। तो रेजोल्यूशन ज़्यादा है तो फाइल का साइज़ ज़्यादा है, रेजोल्यूशन कम है तो साइज़ कम है, पिक्सल की संख्या कम हो जाती है। ऐसे ही फाइल जेपीजी है तो साइज़ कम है, और पीएनजी है तो साइज़ ज़्यादा है। ऐसे ही आपका पीएचडी है तो फाइल ज़्यादा मिल जाएगी। तो यहाँ देख सकते हैं, देखिए ये फाइल का जो साइज़ है वो बड़ा है, यहाँ छोटा छोटा छोटा, और छोटे को थोड़ा बड़ा करेंगे तो पिक्सल आपके फट जाएंगे। इसके बाद कलर की बात करें तो कलर में कलर मॉडल आ जाते हैं। कलर मॉडल में आरजीबी यानी 3 कलर का कॉम्बिनेशन, रेड ग्रीन ब्लू, जो कि 0 से लेकर 256 तक देखने को मिल जाते हैं, 255 तक। जी 255 मिला है, इसका मतलब 0 भी गिनेंगे 256 कलर हो जाते हैं समझो। तो 256 256 256 यानी 3 कलर का कॉम्बिनेशन। ऐसे 0 से 100 जो वैल्यू देखने को मिल जाती है वो 4 कलर की मिल जाती है CMYK के। तो किस कलर मॉडल में ये प्रिंटिंग के लिए उपयोग किया जाता है, और ये उदाहरण के लिए जो RGB है वो RGB उपयोग किया जाता है आपका किसके लिए, डिजिटल माध्यम में दिखाने के लिए। तो दोनों अलग अलग कैपेसिटी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये CMYK है, तीनों चारों कलर मिला दें तो ब्लैक बन जाता है, और तीनों कलर मिला दें तो वाइट बन जाता है। ये आपका कहलाता है आपका क्या, एक प्रकार से ये सब्सट्रैक्टिव कलर और ये एडिटिव कलर कहलाता है। कलर की तीव्रता इसी पे डिपेंड होती है। रेजोल्यूशन मतलब कितने पिक्सल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कि पीपीआई यानी पिक्सल पर इंच कितने हैं उसके ऊपर रेजोल्यूशन डिपेंड करता है। मान लो 300 डॉट्स है तो उसका रेजोल्यूशन अलग होगा, और 72 डॉट है तो उसका रेजोल्यूशन अलग होगा। तो यहाँ देख सकते हैं 72 वाली थोड़ी फट रही इमेज, और 300 वाली आपकी क्लियर दिख रही है। इसके साथ ही बिट डेप्थ की बात करें तो बिट डेप्थ में आपको देखने को मिलेगा, हम यूज़ करते हैं 8 बिट वाला। 16 बिट करेंगे तो हमारा कंप्यूटर ही सपोर्ट नहीं करेगा, 24 बिट तो छोड़ दो, बात की बात है, ठीक है। तो 8 बिट वाला अगर देखें तो 8 बिट में आपको 0 से
256 जीरो से 255 जीरो से 255, यानी कि RGB जो है 256 256 256 कलर मिलकर बनते हैं। तो यहाँ पे आपको जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,67,77,216, यानी कि आप देख सकते हैं पॉसिबल कलर इतने बन पा रहा है इतनी वैल्यू में। अगर मान लो 10 बीट यूज़ करते हैं 1024 1024 1024, तो यहाँ तो अजब ही कहानी हो गई, 1 अरब तक पहुँच गई और यहाँ 68 बिलियन तक पहुँच गया जब 4096 यूज़ करे 12 बीट में। तो ठीक है, तो आपको यूज़ क्या करना है, 8 बीट। 8 बीट कैसे, हम देखिए यहाँ पे मैं पिक्चर दिखाता हूँ आपको। इमेज में चलेंगे और इमेज में चल के हम देखिए मोड में चलते हैं और मोड में जाकर देखोगे तो आपको दिखेगा 8 बीट। 16 बीट आप यूज़ नहीं करना, 32 बीट भी नहीं करना, आपका कंप्यूटर ही सपोर्ट नहीं करेगा, या करेगा भी तो दूसरे कंप्यूटर पे ओपन नहीं होगी। तो कौन सा चैनल यूज़ करोगे आप, 8 बीट वाला, यानी कि बिट डेप्थ आपकी 8 बीट रहेगी, 256 256 256 वाली। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। सामान्य फाइल फॉर्मेट आपको डीटीपी में भी मैंने मतलब जो है आप डीटीपी में पढ़ोगे तो उसमें भी बताऊंगा, हालांकि डीटीपी अभी नहीं पढ़े आपने। तो जो आप कैप्चर करते हो जेपीजी वो आपको देखने को मिल जाता है, कुछ अलग भी मिल जाते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से यूज़ किए जाते हैं, जैसे जीआईएफ है, पीएनजी है, टीआईएफ है, पीएचडी है, बीएमपी है। इस सारे फाइल फॉर्मेट ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग यूज़ किए जाते हैं कि भाई किसकी क्या ज़रूरत है। मान लीजिए आपको पोर्टेबिलिटी चाहिए तो आपको पोर्टेबिलिटी और कम साइज चाहिए जेपीजी और आप पीएनजी यूज़ कर सकते हैं। एनिमेशन वाली चाहिए तो जीआईएफ यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा साइज चाहिए तो टीआईएफ, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। फोटोशॉप में एडिटेबल चाहिए तो पीएचडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। बीएमपी आपकी पेंट ब्रश के लिए उपयोग की जाती है, ये भी आपकी रास्टर इमेज कहलाती है। फिर कुछ एडवांस फाइल फॉर्मेट मिल जाते हैं जैसे स्केलेबल, वेक्टर ग्राफिक्स, एडोब इलस्ट्रेटर की फाइल, ईपीएस इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल, वेब फाइल देखने को मिल जाती है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा चलन में है वेब फाइल। ठीक है, जो कहीं और मतलब हम कॉपी पेस्ट करना चाहें तो नहीं होती, उसको अलग से सेव एज करके लाना पड़ता है। रॉ फाइल मिल जाती है, हाई इफिशियंसी फाइल मिल जाती है जो कैमरे में भी देखने को मिल जाती है मोबाइल के। तो सब फाइल फॉर्मेट है, इनके बारे में आप एक एक करके समझा देना। जैसे बीएमपी मतलब बिटमैप फाइल, डीआईबी मतलब डिवाइस इंडिपेंडेंट बिटमैप, इसके अलावा ईपीएस इनकैप्सुलेटेड पोस्ट स्क्रिप्ट, पीआईसी यानी पिक्चर इमेज फाइल, टीआईएफ टैग्ड इमेज फाइल। इसके अलावा आप मिलेगा आपको और जो अन्य फाइल है जो मैंने दिखाया वो भी आप यहाँ पे समझा सकते हैं। चलिए, यहाँ तो बात हो गई किसकी, यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में हमने देखे ग्राफिक्स इन मल्टीमीडिया, उसके इंपॉर्टेंस देख लिए, उसके प्रकार देख लिए और उसके जो ग्राफिक्स के अलग अलग जो भी कलर होते हैं वो हमने सारी चीज़ें देख ली। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत यूनिट 4 में हम बात करेंगे वीडियो एंड एनिमेशन की। वीडियो एंड एनिमेशन के अंतर्गत आपको क्या देखने को मिल जाएगा, सबसे पहले देखे हमने वीडियो देखे थे जो कि एक साथ बहुत सारी पिक्चर को रख दिया जाता है और कंटिन्यू चला दिया जाता है। तो मोशन मतलब एक प्रकार से जर्क फ्री मोशन दे दिया जाता है पिक्चर में एक साथ, तो वो कहलाता है वीडियो। और कोई चीज़ कंटिन्यू इस प्रकार चल रही है वहीं वहीं, तो उसको बोल देते हैं एनिमेशन। तो दोनों के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। उसके पहले मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दिया हूँ और यहाँ आपको मैं एक और ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि एग्जाम देने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। और इसकी कंप्लीट पीडीएफ मल्टीमीडिया की वो आप देख लेना, टेलीग्राम या वेबसाइट में मिल जाएगी। और उसका कंप्लीट वीडियो भी देख लेना जो 3.5 घंटे के आसपास है। कंप्लीट मल्टीमीडिया डिटेल में जीरो से लेकर आखिरी तक आपका कंप्लीट किया गया है। तो इसका प्रभाव क्या है भाई, सिंपल सी बात, वीडियो आप देखोगे तो वीडियो का अलग ही एक मतलब इफेक्ट रहता है। वीडियो देखना और जो ऐसे मान लो आपको कोई पिक्चर दिखा दे और टेक्स्ट दिखा दे, बुक दिखा दे, तो बुक को अगर समझा दे उसमें वीडियो के साथ में तो आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगा, मतलब मेमोरी में आपका स्थायित्व आ जाता है। भावना के साथ जुड़ाव, वीडियो देखने में अलग फीलिंग आती है और ग्राफिक्स देखने में अलग फीलिंग आती है और कम्युनिकेशन में सरल होता है। तो इसके प्रभाव देखने को मिल जाते हैं। उपयोग एजुकेशन में अभी आप देख रहे हैं तो एजुकेशन में वीडियो का उपयोग हो रहा है। विपणन, मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट में वीडियो का उपयोग हो रहा है। आज की डेट में वीडियो ज़्यादा चलन में है। एंटरटेनमेंट में टीवी शो, मनोरंजन में देखोगे तो ये आप देखोगे तो वीडियो का उपयोग हो रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया में वीडियो का उपयोग हो रहा है। यूट्यूब है, इंस्टाग्राम, फेसबुक। निर्देशात्मक और मार्गदर्शन के लिए जैसे रिपेयरिंग है या फिर आपका क्लीनिंग है, इसके लिए ट्यूटोरियल वीडियो, इसके लिए वीडियो का उपयोग हो रहा है। टीम के कम्युनिकेशन के लिए, सहयोग के लिए वीडियो का उपयोग किया जा रहा है। तो सारी चीज़ आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पे।
चलिए इसके बाद हम बात कर लेते हैं एनालॉग और डिजिटल वीडियो की। तो एनालॉग मतलब एक प्रकार से तरंगों के माध्यम से जो आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें सिग्नल और नॉइस इस प्रकार देखने को मिल जाती है और नॉइस की संख्या ज़्यादा मिल जाती है, तो उसे हम बोल देते हैं क्या, एनालॉग वीडियो। पर अगर बात करें डिजिटल की, तो डिजिटल 0 और 1 के माध्यम से यहाँ प्रदर्शित होता है और नॉइस की संख्या यहाँ कम मिल जाती है, इसे बोल देते हैं डिजिटल वीडियो। तो एनालॉग वीडियो से डिजिटल के लिए कन्वर्टर भी लगता है, ठीक है, एनालॉग वीडियो कन्वर्टर, एनालॉग टू डिजिटल वीडियो कन्वर्टर, ऐसे साउंड भी होता है, साउंड के लिए भी कन्वर्टर लगता है। तो डिटेल वाली पीडीएफ में आपको ये सारी चीज़ मिल जाएगी। अब जो क्वेश्चन थे वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एनालॉग देखिए, टाइप्स ऑफ सिग्नल में एनालॉग यानी कि कंटिन्यूअस होता है, जो समय के साथ बदलते रहते हैं। और यहाँ डिजिटल वीडियो की बात करें तो डिजिटली रूप से कोड किया जाता है 0 और 1 में, जो मैंने बता दिया। क्वालिटी की बात करें तो एनालॉग जो है समय के साथ घटती जाती है, डिजिटल आपकी एक्यूरेट रहती है। एडिटिंग की बात करें तो एनालॉग वीडियो जो है मतलब एडिट करना काफ़ी कठिन हो जाता है, डिजिटल वीडियो एडिट करना काफ़ी आसान हो जाता है। स्टोरेज की बात करें तो ये जो टेप और अन्य जो भौतिक डिवाइसेस थी उसमें स्टोर किया जाता था। और डिजिटल की बात करें तो ये जो है डिजिटल रूप से स्टोर किया जाता है, स्टोरेज डिवाइसेस बड़ी मात्रा में वीडियो डेटा स्टोर कर सकती है। सिग्नल की बात करें तो यहाँ टीवी केबल के माध्यम से ट्रांसमिट होता है और सिग्नल की लॉस हो जाती है। डिजिटल वीडियो की बात करें तो ये टीवी इंटरनेट इनमें आपको देखने को मिल जाता है और कोई भी गुणवत्ता में चेंजेस देखने को नहीं मिलता। यहाँ देखिए कुछ आपको देखने को मिल जाते हैं वीडियो स्टैंडर्ड। तो वीडियो स्टैंडर्ड क्या है आपको समझाना, तो देखिए हमारे पूरी दुनिया में अलग अलग रीजन या अलग अलग कंट्री में वीडियो को प्ले करने के कुछ मानदंड या कुछ स्टैंडर्ड तैयार किए गए हैं। उन्हीं स्टैंडर्ड के अंतर्गत देखें तो दो चीज़ पूछी गई जो सबसे ज़्यादा चलन में है। देखिए यहाँ पे PAL, ठीक है, और एक पूछा है NTSC, और एक और हो जाता है आपका, देखिए यहाँ पे SECAM। तो यहाँ पे PAL और NTSC की बात करें तो PAL आपके हमारे जो भारत, हमारा प्यारा भारत और आसपास के जो रीजन है, देखिए यहाँ पे आप देखोगे तो इधर वाले रीजन में जो है PAL SECAM यूज़ हो रहा है। SECAM आपको इधर वाले क्षेत्र में भी देखने मिल जाता है, पर NTSC पूरा आपको देखने मिल जाता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कुछ रीजन में, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो वीडियो स्टैंडर्ड जो मतलब वीडियो प्ले करने का कुछ स्टैंडर्ड है, जैसे NTSC की बात करें तो नेशनल टेलीविज़न सिस्टम कमेटी की बात कर सकते हैं यहाँ पे, जिसमें अमेरिका, जापान और प्रमुख वीडियो स्टैंडर्ड जिसका विकास 1953 में हुआ था। ये रेजोल्यूशन 720x480 पिक्सल होता है। NTSC का फ्रेम रेट 29.97। अब देखिए नॉर्मली जो फ्रेम रेट हो जाता है FPS 24 हो जाता है यूट्यूब के लिए, और 30 हो जाता है थोड़ी और एडवांस के लिए, 30 है, 60 है, इस प्रकार चलते रहता है FPS। तो ये जो NTSC है वो 29 यानी 30 फ्रेम प्रति सेकंड FPS होता है। और कलर कोडिंग की बात करें तो यहाँ पे NTSC में कलर कोडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, जापान में और कुछ अन्य देशों में इसका उपयोग किया जाता है। PL की बात करें तो फेज अल्टरनेटिंग लाइन इसे बोला जाता है। जो बाकी NTSC है उसको छोड़कर यूरोप, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों में प्रचलित है वीडियो स्टैंडर्ड, और इसमें 1960 में इसको विकसित किया गया था। इसका रेजोल्यूशन देखोगे तो 720x576 है। यहाँ देख सकते हैं हम, इसका फ्रेम रेट 25 फ्रेम रेट प्रति सेकंड है, यानी कि FPS है। PL में कलर सिग्नल को इंटरलीव्ड विधि में बदला जाता है, और ये अन्य कंट्रियों में मतलब जहाँ NTSC उपयोग नहीं होता वहाँ पे किया जाता है। दोनों में आप अंतर पढ़ लेना। यहाँ पे दोनों में अंतर क्या है, कुछ वीडियो फाइल फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। तो आप अभी जो उपयोग करते हैं वो कहलाता है MP4। क्या कहलाता है? MP4 ज़्यादातर यही चलता है, परंतु आपको MPEG भी देखने को मिल जाता है, AVI है, MJPG भी देखने को मिल जाता है। कुछ एक्स्ट्रा भी देखें, जैसे 3GP चलता था पहले समय में, एप्पल के लिए MOB चलता है, MP4 कॉमन है। फ्लैश प्लेयर के लिए FLB है, AVI है, WMB है, ये सब वीडियो फाइल फॉर्मेट है। तो आप इनको ऐसे बना दीजिए और इसके बाद जो भी पूछा जाता है उसको समझा सकते हैं। जैसे MPG, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो वीडियो और ऑडियो कोडिंग मानक है, वीडियो और ऑडियो के एक प्रकार से कंपैरिजन के लिए डिज़ाइन किया गया है, मतलब कम साइज़ में ज़्यादा बड़ी वीडियो ला सकते हैं। तो MPG 1 2 4 इस प्रकार के विभिन्न जो वर्ज़न है उसके साथ में देखने को मिल जाता है, और वीडियो CD के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये जो है DVD के लिए उपयोग किया जाता है, और MPG 4 हाई डेफिनेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसे AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव की बात करें तो AVI एक पुराना वीडियो फाइल फॉर्मेट है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था। वीडियो और ऑडियो दोनों डेटा स्टोर किया जाता है, तो यहाँ इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर MJPG की बात करें तो मोशन JPG, यानी JPG एक साथ अगर मोशन में रख दिया जाता है तो वो कहलाता है MJPG। MJPG मतलब बहुत सारी JPG को एक साथ रखकर मोशन में चलाना, तो एक प्रकार से ये बन जाता है MJPG। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसी एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का संक्षिप्त परिचय दीजिए।
तो हम सिंपल सी बात है किसकी बात कर रहे हैं, एडोब प्रीमियर प्रो की। तो एडोब प्रीमियर प्रो प्रमुख वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। अगर यहाँ पे हम देखें तो हम जो है ये फ़ोटोशॉप को बंद कर देते हैं, यहाँ पे ऑडिशन साउंड वाले को भी बंद कर देते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं हम किसकी, एडोब प्रीमियर की। यहाँ पे हम जो है इसको पावर पॉइंट को भी बंद कर दो। देखिए एडोब प्रीमियर जो है, एडोब प्रीमियर एक प्रकार से क्या करता है, वीडियो एडिटिंग के लिए महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो हम सिंपल जो प्रोजेक्ट विंडो है, प्रोजेक्ट विंडो में किसी फाइल को इंपोर्ट करते हैं। चलिए कोई भी फाइल इस प्रकार से हम 3-4 फाइल को ऐसे डाउनलोड किए हैं, उनको ऐसे क्लिक कर लेते हैं और ओपन कर लेते हैं। देखिए ओपन हो गई। अब ये फाइल में से कुछ काट छाँट करना है, कुछ आपको हटाना है या फिर जो भी करना था, आप ऐसे लाकर सोर्स विंडो में ले आइए और उसके बाद इसको प्ले करके देख लीजिए। तो जहाँ से आपको जोड़ना है उसके लिए इन, और जहाँ तक लाना है उसके लिए आउट, और उसको उठाकर आप लाओगे कहाँ पे, टाइमलाइन में। टाइमलाइन में लाकर आप जो है एक से अधिक वीडियो ऐसे ला सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए डायरेक्ट भी ला सकते हैं, और डायरेक्ट नहीं लाते तो आप उसके बाद कैसे कर सकते हैं, आप सोर्स विंडो से कट करके भी ला सकते हैं। तो ये देखिए इस प्रकार से इसको प्ले कर सकते हैं। प्ले करने के बाद आप इनमें जो है टूल के माध्यम से कुछ काट छाँट भी कर सकते हैं, ट्रिमिंग, कटिंग, सारी चीज़ें, टेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, इसके अलावा मास्किंग वगैरह यूज़ करना है, रेजर टूल का उपयोग करना है, एसेंशियल ग्राफिक्स से टाइटल डाल सकते हैं, लोमेट्री कलर से कलर ग्रेडिंग, कलर करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें जो इफेक्ट वगैरह डालना है कुछ है सारी चीज़ें, तो आप इफेक्ट में जा सकते हो। मोशन डालना है तो इफेक्ट कंट्रोल का उपयोग कर सकते हैं। तो ये प्रीमियर प्रो के बारे में आप थोड़ा सा यहाँ पे विंडो बनाकर समझा सकते हैं। इसके बारे में डिटेल में आपको सेकंड सेम में मिलेगा, और मैं अलग से कोर्स भी लेकर आऊँगा, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, इसके बारे में देखिए, मल्टीपल वीडियो एंड ऑडियो ट्रैक यहाँ देखने को मिल जाते हैं। आप देखिए, ये देखिए मल्टीपल वीडियो ट्रैक B1, B2, B3 और A1, A2, A3, ये आपको ऑडियो ट्रैक मिलेंगे। तो यहाँ देखिए आपको एडवांस कलर ग्रेडिंग, हाई क्वालिटी एक्सपोर्टिंग देखने को मिल जाती है, इंटीग्रेशन विद अदर एडोब सॉफ्टवेयर, मतलब एडोब ऑडिशन और एडोब फोटोशॉप के साथ यहाँ इंटीग्रेशन हो जाता है। रियल टाइम एडिटिंग और प्लेबैक देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में आप विंडो बनाकर और इसके जो क्वालिटी है वो आप समझा सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं एनिमेशन की। तो एनिमेशन 4th यूनिट में ही आता है। एनिमेशन क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें स्थिर चित्र जो होता है, यानी कि एक फिक्स्ड इमेज को गति देना, यानी कि वहीं वहीं वो चलते रहती है, उसी को बोल देते हैं कुछ श्रृंखला में, उसी को बोल देते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन की बात करें, देखिए ये कंटिन्यू जो देख रहे हैं आप, ये 3D एनिमेशन है जो कंटिन्यू यहाँ पे प्ले हो रहा है, तो ये कहलाते हैं एनिमेशन। तो एनिमेशन आप समझ गए होंगे। जैसे ये देखिए जो माउस है वो चलते रहेगा वहीं वहीं, तो उसको बोल देंगे एनिमेशन। इसके कुछ प्रकार होते हैं, जैसे 2D हमने देख लिए, 3D भी हमने देख ली, इसके पहले मैंने कवर कर लिया। तो 2D और 3D के बारे में आप समझ सकते हैं, हाइट और विड्थ रहती है, और 3D में आपकी डेप्थ भी रहती है, एक चीज़ एक्स्ट्रा जुड़ जाती है। तो फ्रंट मतलब सब तरफ से ये दिखता है। टॉय स्टोरी, अवतार या फ्रोजन आप देख सकते हैं। स्टॉप मोशन एनिमेशन भी होता है, जैसे वॉलेस आप देख सकते हैं, ग्रोमिट देख सकते हैं, कोरालाइन देख सकते हैं। वाई फ्रेम एनिमेशन की बात करें तो ये देखिए क्लासिक कार्टून में आप देख सकते हैं। कैरेक्टर एनिमेशन में आपको हाव भाव गति के आधार पर एनिमेशन मिल जाता है। वेक्टर बेस्ड एनिमेशन की बात करें तो वेक्टर बेस्ड एनिमेशन में आपको एडोब फ्लैश देखने को मिल जाता है। और मैथमेटिकल एनिमेशन में आप देखोगे तो गणितीय मॉडल और समीकरणों का उपयोग करके एनिमेशन तैयार किया जाता है। तो ये कुछ प्रकार है जिनको आप एग्ज़ाम में लिखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर मिल जाएंगे। थोड़ा सा डायग्राम वगैरह कुछ अपने हिसाब से बना दीजिए इफेक्टिव तरीके से, तो आंसर थोड़ा और अच्छा लगेगा। एनिमेशन सॉफ्टवेयर और उनके उपयोग की बात करें तो एनिमेशन सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से अगर देखें तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है आफ्टर इफेक्ट। तो आफ्टर इफेक्ट जो है एक प्रकार से 2D 3D दोनों में एनिमेट कर सकता है। इसको भी हम बात करेंगे आगे विस्तार से जब एडोब प्रीमियर पढ़ेंगे, क्योंकि एडोब प्रीमियर के साथ में इसका जो है कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाता है। तो इसमें जो है हमको कंपोजिशन बनाना होता है, न्यू कंपोजिशन यानी न्यू प्रोजेक्ट बनाए, और यहाँ देखिए कंपोजिशन बनाना पड़ता है, या फिर कोई फुटेज है, फुटेज मतलब कोई पिक्चर है, और पिक्चर के द्वारा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए देखिए बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड या फिर ये जो देखिए हमारे पास में बहुत सारी पिक्चर है, कोई पिक्चर को हम जो है इस प्रकार ला सकते हैं। जैसे हम डाउनलोड में गए और डाउनलोड में जाके हम जो है इसको लेकर आ जाते हैं, जैसे ये लाए हमने पिक्चर, इसी में हम एनिमेशन बना सकते हैं। यहाँ इफेक्ट देखिए, यहाँ पे आपको टाइमलाइन देखने में जो आपका की फ्रेम देखने को मिल जाएंगे, की फ्रेम आप देख सकते हैं, टाइमलाइन देख सकते हैं। तो सारी चीज़ आप इसका उपयोग करके एक प्रकार से एनिमेशन बना सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कुछ और एनिमेशन सॉफ्टवेयर की, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट हमने देख लिए, एडोब एनिमेट है, ब्लेंडर है, ऑटोडेस्क, इसके अलावा देखिए आपको मिलेगा कैरेक्टर एनिमेटर। तो ये कुछ एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। एनिमेट है, टून, बूम, हारमोनी देखने को मिल जाता है, ऑटोडेस्क माया देखने को मिल जाता है, ब्लेंडर है, आफ्टर इफेक्ट जिसके बारे में हमने देखे 2D 3D एनिमेशन, सिनेमा 4D है, इसके अलावा पेंसिल 2D, स्टॉप मोशन स्टूडियो देखने को मिल जाता है। ये सब क्या है, एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिनका उपयोग करके आप अच्छा एनिमेशन तैयार कर सकते हैं।
चलिए यहाँ पे हमने देखें यूनिट 4 की। यूनिट 4 में आपको देखने को मिला वीडियो और एक एनिमेशन, दोनों के बारे में हमने विस्तार से चर्चा की, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ में उनके सॉल्यूशन की, कैसे हल करना है, सारी चीज़ें मैंने बताया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि जो है लोगों का भी फ़ायदा हो। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलते रहें और किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेशन से मिस ना हो आप। चलिए, मल्टीमीडिया के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा यूनिट 5, और यूनिट 5 में देखने को मिलेगा एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर ऑफ मल्टीमीडिया। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले हमने यूनिट 1 से लेकर यूनिट 4 तक कंप्लीट यहाँ पे रिवीजन बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देख लिए हैं, जो आपने देख लिए होंगे और आपको मतलब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो अब हम बात कर रहे हैं 5th यूनिट, जिसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है शिक्षा, मनोरंजन, पत्रकारिता में मल्टीमीडिया का उपयोग, जो कि हम पहले भी बात कर चुके हैं। इसके अलावा भी देखिए एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, जो जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, इन सभी जगह भी मल्टीमीडिया का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। जैसे जर्नलिज्म की बात करें, पत्रकारिता, तो न्यूज़ चैनल में देखोगे तो आपको मल्टीमीडिया के हर एक एलिमेंट का उपयोग देखने को मिलेगा। इंटरनेट में हर एक एलिमेंट का उपयोग हो रहा है। बातचीत कर रहे हैं आप किसी से, वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल जैसे भी, तो वहाँ पे भी मल्टीमीडिया। पढ़ाई कर रहे हैं अभी तो वहाँ पे मल्टीमीडिया। मूवी वगैरह देख रहा है, गाने सुन रहे हैं, वहाँ पे आपको मल्टीमीडिया। तो इसका ज़्यादा मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से जितना लिखोगे उतना अच्छा रहेगा। जैसे शिक्षा की बात करें तो इंटरेक्टिव लर्निंग के लिए जैसे लाइव क्लास होती है, उसके बारे में लिख सकते हैं आप। विजुअल ऑडियो सपोर्ट, ठीक है। ऑनलाइन क्लास, ई लर्निंग के समय देखिए कोविड-19 के समय काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहा। मनोरंजन के लिए देखें तो फिल्म और वीडियो गेम के लिए, संगीत और ऑडियो के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जर्नलिज्म में आप देखोगे तो आपको मल्टीमीडिया, जैसे कि आपको न्यूज़, वेबसाइट, ब्लॉग्स, विजुअल जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, इन सभी में आपको देखोगे तो मल्टीमीडिया का उपयोग काफ़ी ज़्यादा किया जा रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का भविष्य की बात करें तो भविष्य में देखें तो यहाँ पे आप देखोगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग अभी काफ़ी ज़्यादा चल रही है। तो एआई का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है, इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा। इसका उपयोग स्वचालित वीडियो एडिटिंग, मतलब ऑटोमेटिक वीडियो एडिटिंग होने लगेगी आगे चल के, पर उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगी। आगे चल के शायद हो जाए। इमेज रिकॉग्निशन, कस्टमाइज कंटेंट क्रिएशन, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी आगे, ठीक है, जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहेगी। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड जो रियलिटी की बात करें तो वर्चुअल रियलिटी आभासी होता है, यानी कि हम देखें तो आज की डेट में हम कुछ ऐसी चीज़, जैसे कुछ मूवी में आप देखे होंगे वर्चुअल रियलिटी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है, यानी कि जो चीज़ रहती नहीं है उसको हम फील करते हैं, ठीक है। ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करें तो इन तकनीकों के माध्यम से यूज़र पूरी तरीके से इमर्सिव अनुभव प्राप्त करेंगे, जो वर्तमान में केवल कल्पना था। 360 डिग्री वीडियो और इमर्सिव कंटेंट यहाँ पे उपयोग होगा भविष्य में। क्लाउड कंप्यूटिंग में ज़्यादातर उपयोग होगा। 5G नेटवर्क और 6G नेटवर्क आएगा, उसकी गति के हिसाब से भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं भविष्य में। इंटरेक्टिव कंटेंट, यानी कि जिसके थ्रू हम जो है डायनेमिक कंटेंट बना सकते हैं, यानी कि डायनेमिक रूप से चेंज कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, स्मार्ट डिवाइसेस के अंतर्गत देखें तो मल्टीमीडिया काफ़ी ज़्यादा उपयोग होगा। बड़े डेटा और एनालिटिक्स के लिए भी इसका उपयोग हमको देखने को मिल जाएगा। तो भविष्य इसका काफ़ी ज़्यादा जोरदार है मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी का, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ देखे। इनको आप लिख सकते हैं पॉइंट टू पॉइंट। अब बात कर रहे हैं मल्टीमीडिया प्रोडक्शन के लिए जो करियर है उसमें क्या अवसर है। मतलब अगर आप मल्टीमीडिया प्रोडक्शन सीख लेते हो तो आपको करियर में क्या संभावनाएं मिलेगी अपनी जॉब के लिए। तो सिंपल सी बात, आप क्या बन सकते हो, मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर बन सकते हो, यानी कि जो विभिन्न प्रोजेक्ट है उसको मैनेज कर सकते हैं। वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, इंटरेक्टिव मीडिया को मिलाकर तैयार करना उनका काम, विचार से लेकर प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, ये सारी पोस्ट प्रोडक्शन, ये सभी चीज़ें जो है आप कर सकते हो। इसके अलावा आप जो है ग्राफिक डिज़ाइनर बन सकते हो, साथ ही आप वीडियो प्रोड्यूसर या फिर एडिटर बन सकते हो, एनिमेशन स्पेशलिस्ट बन सकते हो। पर्टिकुलर एक फील्ड का आप मास्टर बन जाओ तो आपको मतलब आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑडियो के इंजीनियर, ऑडियो मिक्सिंग, ऑडियो एडिटिंग, डिज़ाइनिंग, साउंड डिज़ाइनिंग, ये सारी चीज़ें। वेब डिज़ाइनर बन सकते हो, जैसे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल मैंने बनाया हूँ, आपको चैनल पर मिल जाएगा। ग्राफिक डिज़ाइनिंग मतलब वेब डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट के लिए। इसके अलावा इंटरेक्टिव मीडिया डेवलपर, साथ ही आप देखोगे तो मल्टीमीडिया राइटर आप बन सकते हो। ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी के लिए डेवलपर बन सकते हो, और प्रोजेक्ट मैनेजर। ये सारे जो करियर के ऑप्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे मल्टीमीडिया के क्षेत्र में। तो ये आप समझ सकते हैं, इसके बारे में आप लिख देना। इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है वर्चुअल रियलिटी, यानी कि VR क्या होता है या उभरती हुई तकनीक कैसे है।
वर्चुअल रियलिटी मतलब जो चीज़ नहीं है उसको फ़ील करना, उसे हम बोल देते हैं वर्चुअल रियलिटी। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे ये वीआर बॉक्स यहाँ पे पहन लिया गया है और यहाँ फ़ील किया जा रहा है कि जो चीज़ है सामने वो रियल में है, पर है नहीं। वो उसी को बोल देते हैं वर्चुअल रियलिटी, यानी कि कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट को क्या बोल देते हैं वर्चुअल रियलिटी, जो कि वास्तविक दुनिया से पूरी तरह अलग इंटरेक्टिव अनुभव प्रदान करता है और एक प्रकार से उपयोगकर्ता को इमर्सिव अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस देता है। तो इसे बोल देते हैं वर्चुअल रियलिटी। इसमें मुख्य रूप से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। हार्डवेयर में देखो तो ओक्यूलिस रिफ्ट देखने को मिल जाता है, HTC वाइव, जो कि यहाँ देख सकते हैं हम। इसके अलावा देखिए यहाँ पे आपको वर्चुअल वातावरण बनाने के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर मूवमेंट और इंटरेक्शन को ट्रैक करता है। यूज़र वर्चुअल वर्ल्ड में अपने जो मतलब एक प्रकार से मूवमेंट है और जो प्रोसेस है उसको इंटरेक्ट कर सकते हैं। वर्चुअल रियलिटी का उपयोग गेमिंग में ज़्यादा उपयोग किया जाता है, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, टूरिज्म में, आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन में, इन सभी जगह में वर्चुअल रियलिटी का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है। उभरती हुई तकनीक कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि आप देखोगे इसका विकास हाल ही में बहुत तेज़ हुआ है और ये पहले काफ़ी महंगी थी और काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, परंतु वर्तमान में अधिक सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल हो गई है। इसके मुख्य कारण एडवांस हार्डवेयर देखने को मिल जाते हैं वर्तमान में, इसके कारण ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गई है। इम्प्रूव सॉफ्टवेयर भी काफ़ी इम्प्रूव हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स उनमें इनेबल हो चुके हैं। फास्टर कंप्यूटिंग पावर देखने को मिल जाती है, वर्तमान में हाई पावर के कंप्यूटर देखने को मिल जाते हैं, जिसके थ्रू वर्चुअल रियलिटी काफ़ी ज़्यादा सरल हो चुकी है। एप्लीकेशंस इन मल्टीमीडिया मल्टीपल फील्ड, यानी कि विभिन्न उद्योगों और विभिन्न जगह मल्टी जो आपका वर्चुअल रियलिटी है उसका उपयोग देखने को मिल जा रहा है। तो जब ज़रूरत होगी मतलब आवश्यकता होगी तब आविष्कार होंगे। तो सिंपल सी बात है। भविष्य में वीआर की संभावनाएं क्या है, तो ऑगमेंटेड रियलिटी और वीआर का जो है एकत्रित रूप से उपयोग किया जाएगा। समाज यानी जो एक प्रकार से सोशल रूप से व्यापक रूप से इसका उपयोग किया जाएगा। हेल्थ केयर में सुधार के लिए, शिक्षा के विकास के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए वर्चुअल रियलिटी काफ़ी ज़्यादा उपयोग की जाने वाली है भविष्य में। चलिए नेक्स्ट आपको देखने को मिल जाता है वीआर के एप्लीकेशंस यानी इसके अनुप्रयोग कौन कौन से। HMD, उसके बाद आपका बूम देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको केव देखने को मिलेगा। तो तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए वर्चुअल रियलिटी जो है इसके उपयोगकर्ताओं को एक कंप्यूटर निर्मित वातावरण में पूरी तरीके से डुबो दिया जाता है। उससे फील आता है कि सही में हम वहीं पे हैं, जिससे वह वास्तविक दुनिया से अलग अनुभव कर सकते हैं। इसके विभिन्न अनुप्रयोग में मुख्य रूप से HMD यानी हेड माउंटेड डिस्प्ले, बूम और केव। केव मतलब ऑटोमेटिक केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट इसे बोल देते हैं। तो तीनों के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए हेड माउंटेड डिस्प्ले की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे ये इसके द्वारा जो है देखिए एक प्रकार से ये बॉक्स हेड माउंटेड डिस्प्ले ये पहन लिया गया है सिर पे और कान में ईयरफोन लगा है। तो यहाँ पे HMD से बोला जाता है और HMD देखिए यहाँ पे एक ऐसा डिवाइस है जो यूज़र के सिर पर पहना जाता है। यह डिवाइस स्क्रीन से जुड़ा होता है और जो यूज़र होता है उसको VR का अनुभव देता है। इसके अंतर्गत उदाहरण ऑक्यूलिस रिफ्ट और HTC वाइव आपको देखने को मिल जाता है। इसके बारे में आप पढ़ लेना। गेम्स में, शैक्षिक प्रशिक्षण में, चिकित्सा में, सर्जरी, इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है। दूसरा आप देखोगे तो आपको बूम देखने को मिलेगा। बूम भी एक प्रकार से VR का एक उपकरण है, यानी कि शरीर के साथ जुड़ा होता है और यह एक प्रकार से ट्रैकिंग सिस्टम है। उपयोगकर्ता यानी जो यूज़र होता है उसकी गति और दिशा को ट्रैक करता है। आमतौर पर गेमिंग है, ट्रेनिंग है, सिमुलेशन है, इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस है, उसमें इसका बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाता है। जैसे कि VR ग्लव्स हो सकते हैं, VR मोशन कंट्रोलर हो सकता है। तो ये आप देख सकते हैं बूम देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप नेक्स्ट देखोगे तो बूम के बाद केव देखने को मिलेगी, जिसमें केव ऑटोमेटिक वर्चुअल एनवायरनमेंट, जिसमें आपको 3D स्पेस देखने को मिल जाता है। मान लो आसपास देखिए वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, व्यक्ति को वहाँ खड़े करे तो उसको सही में फील आएगा कि वो उस जगह है। ठीक है, तो ये कहलाता है आपका केव। यानी केव का उपयोग आर्किटेक्ट द्वारा भवन निर्माण के लिए, मेडिकल सिमुलेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऑथरिंग टूल देखने को मिलेंगे मल्टीमीडिया में। तो ऑथरिंग टूल में आपको देखने को मिलेंगे विभिन्न जैसे मल्टीमीडिया जो एप्लीकेशन है, जैसे इंटरेक्टिव CD, वेबसाइट, एनिमेशन, गेम्स बनाने में जिनका उपयोग किया जाता है, जिसके थ्रू वीडियो, ऑडियो, ग्राफिक्स, टेक्स्ट, एनिमेशन को जोड़ने, उसको कंट्रोल करने, ये सारी चीज़ों की सुविधा जो प्रदान करते हैं वो कहलाते हैं ऑथरिंग टूल। तो ऑथरिंग टूल में आपको मैक्रोमीडिया डायरेक्टर देखने को मिलेगा। तो मैक्रोमीडिया डायरेक्टर का कुछ एनवायरनमेंट ऐसा होता है जिसके अंतर्गत खासतौर पर CD-ROM और वेब के लिए मल्टीमीडिया कंटेंट बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो एडोब फ्लैश, जो कि एडोब एनिमेट के रूप में उपयोग किया जाता है। आज की डेट में ये बंद हो चुका है। ऑथरिंग टूल मुख्य रूप से ये फ्लैश यानी कि एक प्रकार से एनिमेशन बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर हाइपर कार्ड की बात करें जो एप्पल में यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार से ऑथरिंग टूल की श्रेणी में गिना जाता है। मैक OS 9 आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अभी तो 15 चल रहा है। फिर पावर पॉइंट आप उपयोग करते इसके बारे में आप लिख दीजिए, तो आपको जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब अच्छे से पता होगी पावर पॉइंट के बारे में। एडोब ड्रीमवीवर, मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर जो वेब पेज बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, वेब पेज को आसानी से इंटरेक्टिव तरीके से बनाने के लिए। साथ ही टूल बुक है, फ्लैश 5 है, 3D स्टूडियो मैक्स है, और ऑथर वेयर आप देख सकते हैं। तो सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी ऑथरिंग टूल के अंतर्गत। तो यहाँ हमने बात करी किसकी, 5th यूनिट की। 5th यूनिट में आपको फ्यूचर, मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सारी चीज़ मिलेगी। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट से लेकर 5th यूनिट तक सारी चीज़ें कवर की जा चुकी है, जिसमें आपको मल्टीमीडिया फंडामेंटल्स ऑफ मल्टीमीडिया कंप्लीट तौर पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में रिवाइज करा दिया गया है, और उसके सॉल्यूशन के साथ में आपको बता दिया गया है कैसे एग्जाम में को हल करना है। आई होप सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और कंप्लीट पीडीएफ और कंप्लीट वीडियो जरूर देख लें, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।